मार्शल वर्ल्ड इन हिंदी एक्सप्लेन। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल नोवेल मज़ा को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में हर सप्ताह नई कहानियों का आनंद लें। धन्यवाद। अध्याय 11 से 20। जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो उस क्रोध के प्रक्षेपण में भिन्नता हो सकती है। कुछ ही शब्दों या शारीरिक भाषा में थोड़े से परिवर्तन से बताई गई कहानी और उत्पन्न प्रभाव में भारी अंतर आ जाएगा। उदाहरण के लिए, इस बड़ी वरिष्ठ बहन की पतली भौहें सीधी ऊपर की ओर उठी हुई थीं, उसकी कमर सख्त और झुकने लायक नहीं थी, और मेज पर दस्तक, तीव्र और जानलेवा निगाहें और इस्तेमाल किए गए डरावने स्वर के अलावा उसकी हत्या करने की मंशा आसमान छू रही थी। एक युवा, सरल हृदय वाला छात्र जो उसे देखता था, वह बुरी तरह डर जाता था और अपनी पैंट में गंदगी कर लेता था, जिससे वह डरकर बोल नहीं पाता था। लिन मिंग भी थोड़ा उलझन में था और उसे यकीन नहीं था कि वह व्याख्यान में उचित तरीके से आया है या नहीं, इसलिए उसने थोड़ा डरते हुए पूछा, क्या मुझे यहाँ आने की अनुमति नहीं थी? जैसे ही बड़ी वरिष्ठ बहन ने लिन मिंग की बातें सुनी, उसका दिल तुरंत क्रोध की ज्वाला से भर गया। ये छोटा बदमाश! उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पास कार्ड होने के बावजूद भी उसे यह नहीं पता कि जीथर विभाग में एक अलिखित समझौता है जिसके अनुसार सभी पुरुष प्रवेश नहीं कर सकते। इस समय एक मधुर और कोमल आवाज सुनाई दी, बहन लिंग, क्या हो रहा है? लिन मिंग ने उस मधुर आवाज की ओर देखा और वह अचानक चौंक गया। ये एक साधारण सफेद पोशाक पहने एक लड़की की ओर से आया था, जिसके बाल बहती स्याही की तरह थे। वह अतुलनीय गरिमा से युक्त एक सुंदर अमर सुंदरी थी। वह कोई और नहीं बल्कि मार्शल किन शियाओ की पोती, कुख्यात किन शिंगक्सुआन थी। व्यापार मेले में लिन मिंग ने उसे दूर से देखा था। हर एक मापदंड में, उसकी प्रथम पारिवारिक पृष्ठभूमि से लेकर उसकी छठी कक्षा की प्रतिभा, उसकी अद्वितीय सुंदरता और आकर्षण, उसकी लेखन कला का कौशल और शक्ति, इन सब ने शीर्ष स्तर की प्रतिभाओं को भी हीन महसूस कराया। हालांकि लिन मिंग ने सोचा था कि उसके स्वर्गीय भाग्य के कारण वह महानता के लिए किस्मत में था और पूरे स्काई स्पिल महाद्वीप का नायक बनने में सक्षम होगा, इस समय किन शिंगक्सुआन एक अप्राप्य अस्तित्व था। उसकी तो बात ही छोड़िए, उसकी मौजूदगी के सामने तो वह बिगड़ैल जुयान भी कुएं से बाहर झांकने वाले मेढक के अलावा कुछ नहीं था। लिन मिंग आश्चर्यचकित था। उसने सोचा नहीं था कि वह इस समय किन जिंगक्सुआन को देख सकता है, लेकिन उसका आश्चर्य सभी ने देखा, और विशेष रूप से बड़ी वरिष्ठ बहन ने। यह अंततः उसकी असली यौन विकृत प्रकृति सामने आ रही थी। मेढक सोचता है कि वह कुछ हंस खा सकता है। बड़ी बहन का दिल जल उठा जब उसने उसकी आलोचना की। सच्चाई ये थी कि इस समय लड़कियों के विचार जटिल थे। हालांकि बड़ी वरिष्ठ बहन ने उसे एक घृणित व्यक्ति समझा, क्योंकि लिन मिंग ने किन शिंगक्सुआन को देखने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, इसलिए उन्हें यह सामान्य भावना नहीं मिली कि वह किसी प्रकार का विकृत व्यक्ति था। ये बात उसे अच्छी नहीं लगी। आखिरकार सभी पुरुष विकृत थे। उसने किन शिंगशुआन से कहा, यह दुष्ट बच्चा हम महिलाओं को परेशान करने के लिए अंदर घुस आया है। मैं उससे पूछताछ कर रहा हूँ। आपका पास कार्ड कहाँ है? निम्नलिखित कुछ शब्द लिन मिंग के लिए थे, जो केवल अपना सिर खुजला रहा था। वह लड़कियों को परेशान करने कब यहाँ आया? उन पर यह आरोप क्यों लगाया गया? उन्होंने कहा, मैं यहाँ केवल कुछ संदर्भ पुस्तकें देखने आया हूँ। कृपया बिना सबूत या प्रमाण के मुझ पर ऐसा कुछ आरोप न लगाएं जो मैंने नहीं किया हो। आप बस बेतुके निष्कर्ष निकाल रहे हैं और मेरी और अपनी बुद्धि का अपमान कर रहे हैं। संदर्भ पुस्तकें देख रहे हैं। आपने बस स्काई जीथर लिस्ट को देखा। क्या आप सोच रहे हैं कि आप कोई जिथर या कुछ और बनाने जा रहे हैं? लिन मिंग के पास जवाब में कहने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने सहजता से कहा, मैं बस कुछ चीजें समझना चाहता था। ये बेशर्म लंपट लोग हमेशा यही कहते रहे हैं कि वे संगीत को समझना चाहते हैं, और इसका फायदा उठाने के लिए उन्होंने इसे एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया। ऐसे कृत्य सचमुच घृणित हैं। तो आपको जिथर्स में रुचि है? अच्छा, तो मैं आपसे पूछता हूँ, एक जीथर में कितने नोट होते हैं, और वे क्या हैं? ट्रेबल नोट्स के लिए किस प्रकार की जिथर सामग्री उपयुक्त है? बेस नोट्स के लिए किस प्रकार की सामग्री उपयुक्त है? यदि आप मुझे बता सकें और अपने उत्तरों से मुझे संतुष्ट कर सकें, तो मैं मान लूंगा कि आपको संगीत में रुचि है और आप जीथर का अध्ययन करना चाहते हैं। लिन मिंग वहीं पर जम गया। वह जीथर और संगीत के बारे में केवल न्यूनतम जानकारी ही जानता था, जीथर के बारे में तो उसे कुछ भी पता नहीं था। तो फिर तुमने सार्वजनिक रूप से झूठ बोलने का साहस किया। आप बस एक किताब देखना चाहते थे ताकि ऐसा लगे कि आप सामान्य रूप से अभिनय कर रहे हैं। तुम छोटे बिगड़ैल, तुम्हारा असली लक्ष्य हम लड़कियों पर नजर रखना था। मैंने तुम्हारी तरह के लोगों को काफी देखा है। अपना पास कार्ड सौंप दो, कमीने। बड़ी वरिष्ठ बहन ने लिन मिंग के सामने अपना हाथ बढ़ाया। लिन मिंग चुप था। उनका पास कार्ड उधार लिया गया था, और हालांकि 7 गहन मार्शल हाउस उनके उपयोग में ढीले थे, फिर भी उन्हें नियमों का पालन करना पड़ा क्योंकि वह यहाँ पास कार्ड का उपयोग कर रहे थे। लेकिन किन शिंगक्सुआन ने कहा, बहन लिंग, इस मामले को सुलझा हुआ समझो। यह उसका केवल पहला अपराध है। लड़के पर इतना कठोर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। किन शिंगक्सुआन ने भी सोचा कि लिन मिंग झूठ बोल रहा है, और सच्चाई ये थी कि वह वास्तव में झूठ बोल रहा था। बड़ी वरिष्ठ बहन स्वाभाविक रूप से किन शिंगक्सुआन के शब्दों की अवहेलना नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने कहा, शिंगक्सुआन, तुम्हारा दिल वास्तव में बहुत कोमल है। हम वास्तव में इस तरह के लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते।
इस तरह के व्यक्ति का सिर्फ पास कार्ड लेना उदारता है। मेरा पास कार्ड ले लो, लिन मिंग ने चौंक कर कहा। आप भी एक छात्र हैं। आप स्कूल प्राधिकार का हिस्सा नहीं हैं। आपको मेरी कोई भी चीज जब्त करने का क्या अधिकार है? हुम्फ, कितना चतुर मुंह है। मेरे पास पास कार्ड जब्त करने की योग्यता है और यह अधिकार मुझे और केवल मुझे ही स्कूल प्राधिकारियों द्वारा दिया गया है। इस वित्त विभाग में हर किसी को मेरा सामना करना होगा। मैं जो कहता हूं वही होता है। यहाँ मैं भगवान हूं। अब इसे सौंप दो, नहीं तो तुम देखोगे कि मैं क्या कर सकता हूं। पास कार्ड लिन शियाओदोंग से उधार लिया गया था। स्वाभाविक रूप से लिन मिंग इसे ले जाने नहीं दे सकता था, अन्यथा वह अपने भाई का सामना कैसे कर सकता था जिसने उसके लिए इसे प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत की थी। लिन मिंग के पास अपने असली उद्देश्य को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वास्तव में ये कुछ भी नहीं था। शिलालेखों का विकास कोई नई बात नहीं थी, तथा नई सामग्रियों पर शोध किया जाना एक सामान्य बात थी, चाहे वे सफल हों या नहीं। लिन मिंग ने कहा, मैं स्काई वम सिल्क सामग्री के संबंध में शिलालेख तकनीकों पर शोध कर रहा हूं। शिलालेख तकनीक पर शोध कर रहे हैं? क्या आप किसी तकनीक में स्काई वर्क सिल्क को एक नई सामग्री के रूप में उपयोग कर रहे हैं? यदि ये शब्द 50 या 60 वर्ष की आयु के किसी शिलालेख मास्टर के मुंह से निकलते तो बड़ी वरिष्ठ बहन को आश्चर्य नहीं होता, लेकिन 15 to 16 वर्ष के एक युवा लड़के से ये शब्द सुनना, जो अभी भी नौसिखिया है। नई सामग्रियों और तकनीकों का विकास। क्या तुम मजाक कर रहे थे? क्या ये एक बुरा सपना था? केवल एक शिलालेख मास्टर जो तकनीकों का अभ्यास कर रहा था और अपनी वर्तमान सामग्रियों को अपर्याप्त पाता था, वही विकल्प के रूप में कुछ नया खोजने के लिए आगे आएगा। इस 15 वर्षीय देहाती लड़के की सबसे अच्छी नींव शिलालेख तकनीक, शिलालेख के मार्ग पर कैसे आगे बढ़ें, जैसी कोई घटिया मार्गदर्शिका पढ़ना होगी। यहां तक कि उसे भी अच्छा माना जाएगा। तो फिर नई सामग्री विकसित करने के लिए वह किस आधार पर झूठ नहीं बोल रहे थे? बड़ी बहन जोर से हंस पड़ी और बोली, तुम्हें लगता है कि हम मूर्ख हैं या कुछ और? ये सच है कि मैं व्यक्तिगत रूप से शिलालेख को बिल्कुल नहीं समझता, लेकिन दुर्भाग्य से आप भाग्यशाली नहीं हैं। मेरे पास पूरे स्काई फॉर्चून किंगडम में और यहां तक कि आसपास के कई देशों में सबसे बड़ी शिलालेख प्रतिभा है। क्या आप एक सच्चे विशेषज्ञ के सामने अपना कचरा कौशल दिखाना चाहते हैं? मैं सचमुच यहां हंसते हुए मर जाऊंगा। जिंग जुवान, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने अभी तक नई सामग्रियों का अध्ययन शुरू कर दिया है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। किनशिंगक्सुआन ने लिन मिंग को सीधे देखा। वह उम्र में उसके समान थी और यह नहीं सोच सकती थी कि लिन मिंग कुछ ऐसा कह रहा था जो झूठ न हो। उन्होंने कहा, उत्कीर्णन अभिलेख तकनीकें अनेक हैं और उनमें गहन विविधता है। यहां तक कि केवल प्राथमिक सामग्रियों में ही 13,600 से अधिक प्रकार दर्ज हैं, तथा अधिक उन्नत सामग्रियों में उनकी गोपनीयता के कारण संख्या बताना कठिन है। यहां तक कि ये 13,600 सामग्रियां भी एक शिलालेख विशेषज्ञ के लिए उनके प्रभाव, उपयोग, मिश्रण अनुपात, संरचना और अन्य ऐसी चीजों को जानने के लिए वर्षों तक सीखने के लिए पर्याप्त हैं। मेरी अपनी प्रतिभा कम है और मैं इन सभी प्राथमिक सामग्रियों का उपयोग नहीं कर पाया हूं, विकल्पों की खोज तो और भी कम कर पाया हूं। बड़ी बहन आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ हंस पड़ी। हा हा, छोटा विकृत लड़का अपना जाल इधर उधर बुन रहा है और अब ये सब ढह गया है। थोड़ा और घुमाओ बेटा, ये बड़ी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। लिन मिंग ने यह अतिशयोक्तिपूर्ण हंसी सुनी और वह केवल खुद पर हंस सका। यह महिला प्रमाणित रूप से पागल थी। एक पूर्ण पागल। क्या उसे किसी आदमी ने छोड़ दिया था या कुछ और? पुरुषों के प्रति उसमें कुछ प्रकार की मनोवैज्ञानिक असामान्यता थी। उन्होंने कहा, मैं वास्तव में यहाँ अध्ययन करने आया हूँ। मैं शिलालेख तकनीक का अध्ययन कर रहा हूँ और अचानक एक स्वप्न से प्रेरित हुआ। किसने कहा कि मुझे सफल होना ही होगा या नहीं? किसने कहा कि नया शिलालेख प्रशिक्षु नई सामग्री का अध्ययन नहीं कर सकता है? ऐसा लगता है कि जब तक आप अपना ताबूत नहीं देख लेते, तब तक आपको मौत का डर नहीं लगता। अच्छा, बहुत अच्छा। आखिरकार ये बड़ी बहन एक समझदार इंसान है। आज मैं तुम्हें ईमानदारी से जिंगक्सुआन को समझाने दूंगा। मुझे शिलालेख तकनीक समझ में नहीं आ रही है, इसलिए आप उसका परीक्षण करें। किनशिंगक्सुआन निराश था। बड़ी बहन वास्तव में पुरुषों से घबराती थी, लेकिन इस युवक को देखकर लगता था कि वह झूठ बोल रही थी। वह युवा थे और साधारण पोशाक पहने हुए थे, इसलिए उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि प्रमुख नहीं हो सकती। क्या ऐसे युवाओं के पास वास्तव में शिलालेख तकनीक सीखने के लिए वित्तीय संसाधन और अवसर थे? आप उस बेचारे लड़के को इतनी बेरहमी से क्यों बेनकाब करेंगे? उसने कहा, बहन लिंग, कृपया इसे समाप्त मान लिया जाए। बड़ी वरिष्ठ बहन ने उत्तर दिया, शिंगशुआन, तुम बहुत दयालु हो। आप नहीं जानते कि शुरुआत में इन बदमाशों ने हमें कैसे परेशान किया था और उन्हें रोकने के लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ा था। यदि हम दयालु हैं, तो उनकी परेशानी का कोई अंत नहीं होगा। किनशिंगशुआन के पास उससे कुछ सरल प्रश्न पूछने के अलावा और कुछ करने को नहीं था। यह अच्छा होगा यदि वह कम से कम एक प्रश्न का उत्तर दे सके। हे सहपाठी, क्या तुम जानते हो कि स्काई फॉर्चून किंगडम की शिलालेख तकनीक की स्थापना किसने की? किनशिंगशुआन ने यथासंभव सबसे सामान्य प्रश्न पूछा, लेकिन इस बात से भी लिन मिंग चुप हो गया और अपना सिर खुजाने लगा। कौन जानता था कि किस बूढ़े ने आकाश भाग्य साम्राज्य की शिलालेख तकनीक की स्थापना की थी?
और इसकी परवाह भी किसे थी? देवताओं के राज्य की स्मृति में ऐसा तुच्छ ज्ञान नहीं होगा। और यहाँ तक कि शिलालेख तकनीक, शिलालेख के मार्ग पर कैसे शुरुआत करें नामक मैनुअल में भी केवल प्रारंभिक ज्ञान की बात की गई है तथा इसमें इतिहास या आकाश भाग्य साम्राज्य की शिलालेख तकनीक के इतिहास के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया है। लिन मिंग को फंसा हुआ देखकर बड़ी वरिष्ठ बहन की मुस्कान और भी अधिक चमकदार हो गई। इससे उसे ये बात और पुष्ट हो गई कि वह युवक कुछ और नहीं बल्कि एक विकृततावादी शैतान था और अपने मनोवैज्ञानिक रूप से विकृत मन में वह मजे के लिए उस छोटे बदमाश को और अधिक पीड़ा देना चाहती थी। तुम्हें ये भी नहीं पता? मैं भी जानता हूं कि आपके पास कहने को कुछ नहीं है। लेकिन लिन मिंग ने अनिच्छा से कहा, मैं इतिहास नहीं जानता लेकिन मैं फार्माकोलॉजी और भौतिक प्रतिक्रियाओं के बारे में थोड़ा जानता हूं। औषध विज्ञान और सामभौतिक प्रतिक्रियाएं, ये काफी व्यापक और विविधतापूर्ण क्षेत्र था जिसमें अभी तक किन शिंगशुआन ने भी महारत हासिल नहीं की थी। इस युवा ने तो और भी अधिक। किन शिंगशुआन ने सोचा कि कुछ लोग सचमुच ही अनुचित हैं। यदि वे पहले गलत थे तो उन्हें बस इसे स्वीकार करना होगा और सब ठीक हो जाएगा। धोखे को आगे भी जारी रखने का क्या मतलब था? इसलिए उसने एक सरल प्रश्न नहीं पूछा क्योंकि वह इस उबाऊ और महत्वहीन पूछताछ को समाप्त करना चाहती थी। आखिरकार वह यहाँ जीथर का अध्ययन करने आई थी और वह व्याख्यान सुनने से चूक गई। यद्यपि किन शिंगक्सुआन का हथियार तलवार था फिर भी उसने उसे वाद्य यंत्र बजाने से नहीं रोका। तो फिर हे छात्र, क्या आप शौक, शिलालेख और उसके अनोखे पैटर्न और विशेषताओं को जानते हैं? उत्कीर्णन अभिलेख तकनीक में सामान्य से लेकर अतुलनीय रूप से दुर्लभ तक हजारों विभिन्न सामग्रियों का उपयोग किया जा सकता है। इन सामग्रियों को विभिन्न तरीकों से संयोजित किया जा सकता है और जब एक शिलालेख मास्टर द्वारा उन्हें पूरक बनाया जाता है तो वे असंख्य रहस्यमय और गहन शिलालेख बनाने में सक्षम हो जाते हैं। शिलालेख तकनीक में 3600 आधार रेखाएं और 4900 आधार चिन्ह शामिल थे। इन असंख्य रेखाओं और प्रतीकों को विभिन्न प्रकार के संयोजनों में संयोजित किया जा सकता है ताकि सदैव बदलती रहने वाली शिलालेख तकनीक का पता लगाया जा सके और उसे उकेरा जा सके। शौक, शिलालेख 3600 प्रकार की आधार रेखाओं में से मात्र एक था। लिन मिंग स्वाभाविक रूप से शौक फाउंडेशन लाइन को जानता था। वास्तव में वह जानता था कि नींव की रेखाएं 3600 तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वास्तव में 6000 विभिन्न प्रकार थे। ये स्काई स्पिल महाद्वीप के शिलालेख स्वामी के पास मौजूद आधार रेखाओं से लगभग दोगुनी थी। हालांकि स्काई वम सिल्क की तरह लिन मिंग को यकीन नहीं था कि स्काई स्पिल महाद्वीप की शौक लाइन देवताओं के दायरे में एक जैसी थी। वह केवल यह आशा कर सकते थे कि इसमें बहुत अधिक मतभेद न हो। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और सच्चा सार उसकी उंगलियों पर इकट्ठा हो गया। उसने अपने हाथ से हवा में चमकदार रेखाओं की एक श्रृंखला खींची। वे एक शांत और भव्य प्रकाश से चमक उठे और अंततः एक जटिल आरेख में परिवर्तित हो गए जो किन शिंगक्सुआन और शून्य दृष्टि से देख रही बड़ी वरिष्ठ बहन के सामने चमक उठा। लिन मिंग हर दिन इन शिलालेखों का अभ्यास कर रहा था और उसकी आत्मा यादें तोड़ती गई और अंततः सामंजस्य स्थापित होने लगा। इसके परिणाम 2 शब्दों में कहें तो काफी उपयोगी थे। लिन मिंग ने पूछा, क्या ये शौक प्रतीक था? किन शिंगक्सुआन अचंभित होकर देखती रही और बड़ी वरिष्ठ बहन ने उसकी ओर देखा और उसके भावों पर ध्यान दिया। वह तुरंत यह निर्धारित करने में सक्षम थी कि यह युवा गुंडा केवल अपनी उंगलियों से चित्रांकन नहीं कर रहा था बल्कि उसने आघात रेखा खींच दी थी और इसमें कोई गलती नहीं थी। शट अप! इस युवा देहाती विकृत व्यक्ति ने वास्तव में अप्रत्याशित रूप से शिलालेख तकनीक को समझ लिया था। क्या ये बहुत ही हास्यास्पद नहीं था? किन शिंगक्सुआन के दिल में सचमुच आश्चर्य था और वह अपनी जटिल भावनाओं को प्रकट न करने की कोशिश कर रही थी। इसमें 3600 आधार रेखाएं थीं और किसी शौकिया के लिए उन्हें पूरी तरह याद रखना बेहद कठिन था। ये कहना बहुत अजीब नहीं था कि लिन मिंग को यह एक आधार रेखा पता थी, लेकिन जिस बात ने उसे चौंकाया वह ये थी कि उसने जो शौक प्रतीक बनाया था वह पूरी तरह से सही था। ऊर्जा सही स्थानों पर रखी गई थी और यह आश्चर्यजनक था। ये केवल अभ्यास के दौरान किए गए कठिन परिश्रम का परिणाम हो सकता है। दिल में थोड़ी उदासी के साथ वह चौंकी। ये तो, लिन मिंग ने कहा, शौक पैटर्न मारने वाले देवता का संकेत है। इसका उपयोग आमतौर पर एक हथियार पर रखा जाता है। जब कोई मार्शल कलाकार किसी हथियार का उपयोग करता है तो वह आमतौर पर अपनी ऊर्जा को हथियार पर केंद्रित करता है और इस ऊर्जा का उपयोग युद्ध में दुश्मन को हराने के लिए किया जाता है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता सीमित होती है। यदि हथियार पर शौक लाइन रखी जाती है तो जब एक मार्शल कलाकार अपनी ऊर्जा को हथियार में केंद्रित करता है तो ये शौक पैटर्न के माध्यम से प्रवाहित होगी और एक उच्च गति कंपन पैदा करेगी जो भेदन शक्ति को बढ़ाती है, जिससे हथियार की तीक्ष्णता की डिग्री प्रभावी रूप से बढ़ जाती है। लिन मिंग ने आसानी से शौक पैटर्न को समझाया, जैसा कि किन शिंगक्सुआन ने उम्मीद की थी। यदि वह इतनी कुशलता से शौक पैटर्न बनाने में सक्षम था तो उसे निश्चित रूप से इसके पीछे के सिद्धांतों को भी जानना होगा। ये केवल अजीब बात होगी यदि वह ऐसा न करें। किन शिंगक्सुआन की प्रतिस्पर्धी भावना भी जागृत हुई। वह इस लड़के को अपने से आगे नहीं बढ़ने दे सकती थी। उन्होंने पूछा, तो फिर मेरे सहपाठी, क्या तुम भी ध्वज प्रतीक चित्रांकन तकनीक और उसके पीछे के सिद्धांत को जानते हो?
उन्होंने अपेक्षाकृत सरल आधार रेखाओं को त्याग दिया था और कुछ अधिक जटिल आधार प्रतीकों को अपना लिया था। हालांकि यह स्वाभाविक रूप से लिन मिंग को भ्रमित नहीं कर सका। वास्तव में लिन मिंग की आधारभूत प्रतीकों की समझ स्काई स्पिल महाद्वीप में उपलब्ध कराई गई किसी भी चीज से कहीं अधिक गहरी और गहन थी। उन्होंने शांतिपूर्वक हवा में ध्वज का चिन्ह बनाया। यद्यपि आधार चिन्ह कुछ जटिल थे, फिर भी लिन मिंग की उंगली में जरा सा भी विराम नहीं था और पलक झपकते ही जटिल शिलालेख चिन्ह हवा में चमक उठा। अब किन शिंगक्सुआन भी पूरी तरह से आश्चर्यचकित था। आधार चिन्ह बहुत अधिक जटिल था, उसमें दोहरी रेखाएं थीं और प्रतीक में ऊर्जा का पता लगाना और भी अधिक कठिन था, लेकिन लिन मिंग ने यह काम आसानी से कर लिया था। ये पहले से ही किन जिंगक्सुआन से कहीं आगे निकल गया था। हे भगवान, ये तो अद्भुत बात थी। अप्रत्याशित रूप से ये बच्चा अभिलेख प्रतिभा में प्रतिभाशाली लोगों के बीच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति निकला। लेकिन इस ईश्वरीय उत्कीर्णन तकनीक को सीखने के लिए उन्होंने किससे अध्ययन किया? उनके रूप रंग से पता चलता था कि वह किसी बड़े कुलीन परिवार से नहीं थे। क्या यह संभव था कि वह किसी प्राचीन ऋषि या असाधारण सन्यासी का प्रशिक्षु था जो सुदूर और एकांत पहाड़ों में रहना पसंद करता था? किन शिंगक्सुआन ने पाया कि लिन मिंग पहेलियों से भरा हुआ था और उसने उसका परीक्षण करना जारी रखा। जितना अधिक वे एक दूसरे से बातचीत करते, उतना ही अधिक वह आश्चर्यचकित होती। ये लिन मिंग जैसा दिखता था वैसा नहीं था। इसमें 3600 पंक्तियां और 4900 प्रतीक थे, जो 8000 से अधिक विभिन्न प्रकारों में विभाजित थे, और उन्होंने उन्हें ऐसे सूचीबद्ध किया जैसे कि वह प्रत्येक से परिचित हों। किन शिंगक्सुआन के आश्चर्य की तुलना में बड़ी वरिष्ठ बहन पहले से ही उनकी बातचीत से दंग थी और किनारे पर खड़ी भ्रमित थी, क्योंकि दोनों शिलालेखकर्ता एक दूसरे से एक अलग और पूरी तरह से स्वर्गीय भाषा में बात कर रहे थे। वह केवल शिंगक्सुआन को देख सकती थी, जो बढ़ती हुई विस्मय और प्रशंसा दिखा रहा था। बड़ी वरिष्ठ बहन जिंगजुआन को बहुत अच्छी तरह समझती थी। किन जिंगक्सुआन की सुरुचिपूर्ण और शांत अभिव्यक्ति से मूर्ख मत बनो। वह सभी के साथ अच्छे व्यवहार और सहज शालीनता से पेश आती थी, लेकिन सच तो यह था कि उसकी स्वाभाविक छठी रैंक की प्रतिभा और उसकी अपार शक्ति ने उसके हृदय में अहंकार की आत्मा भर दी थी। इससे पहले उन्होंने कभी भी अपनी पीढ़ी के किसी भी व्यक्ति को इतना उच्च मूल्यांकन नहीं दिया था। अंततः बड़ी बहन सुन्न हो गई। उसे केवल एक ही बात समझ में आई, आज इस लड़के का पास कार्ड जब्त करना असंभव होगा। शट अप, सोचिए, वह इतनी बड़ी गलती करेगी। उसने जमीन पर अपने पैर पटक दिए। ये सोचना कि यह यादृच्छिक देहाती किस्म वास्तव में किसी प्रकार की शिलालेख प्रतिभा हो सकती है। ये बड़ी वरिष्ठ बहन सचमुच पागल हो जाएगी। धीरे धीरे किन शिंगक्सुआन के हाव भाव में सम्मान की भावना बढ़ती गई, जबकि जब बातचीत शुरू हुई थी तो उसका स्वर धीरे धीरे विनम्र होता गया। उसने पाया कि लिन मिंग के साथ बातचीत करके प्रतीकों और ऊर्जा संरचनाओं की अंतर्दृष्टि के बारे में उसका ज्ञान उसकी अद्वितीय समझ और ज्ञान की गहराई के कारण व्यापक हो गया था। ये एक महान और सुखद अनुभूति थी। किन शिंगक्सुआन अपने संदेह की पुष्टि करने में सक्षम थी कि लिन मिंग एक दुर्लभ प्रतिभा थी जो केवल एक सदी में एक बार उभर सकती थी। लेकिन उसके पीछे एक और भी बड़ा रहस्य छिपा था। ये छाया गुरु जिसने उसे शिक्षा दी थी, केवल पूर्ण ज्ञान और अधिकार वाला शिलालेख मास्टर ही हो सकता था। यहाँ तक कि अगर उसकी तुलना उसकी अपनी शिक्षिका से की जाए तो ये मोमबत्ती की तुलना प्रचंड सूर्य से करने जैसा है। इस युवक की उत्पत्ति वास्तव में किस प्रकार की थी? किन शिंगक्सुआन को लिन मिंग में बहुत रुचि थी। उनके बीच हुए आदान प्रदान का उल्लेख नहीं करना चाहिए जिसमें उसे लाभ हुआ, लेकिन स्वयं लिन मिंग और उसके पीछे के रहस्यमय शिक्षक का किन परिवार के लिए असाधारण महत्व था। ये सोचते हुए किन शिंगुआन ने कहा, साथी छात्र, अब जिथ पाठ शुरू करने का समय हो गया है, इसलिए मुझे माफी मांगनी होगी। आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। यदि संभव हो तो शायद जीथर व्याख्यान समाप्त होने के बाद तब छोटा जिंगक्सुआन आपको त्वरित भोजन के लिए ग्रेट क्लैरिटी पवेलियन में जाने के लिए कहना चाहेगा और अन्वेषण करना, शिलालेख तकनीक के सिद्धांतों को एक साथ जोड़ना। क्या ये बात सहपाठी को स्वीकार्य है? किन शिंगहुआन की मधुर और मधुर आवाज बहुत ही प्रभावशाली थी और उसकी गंभीर अभिव्यक्ति और स्वर्गीय रूप के साथ मिलकर किसी भी पुरुष के लिए उसे मना करना कठिन था। सच्चाई ये थी कि लिन मिंग उसे अस्वीकार नहीं करना चाहता था। किन शिंगुआन की पृष्ठभूमि न केवल प्रभावशाली थी और वह स्वयं भी सुंदर थी, बल्कि वह इस मामले में भी दुर्लभ थी कि वह दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करती थी और उसमें किसी प्रकार की श्रेष्ठता का दम नहीं था। ऐसी लड़की के सामने किसी भी प्रकार की दुर्भावना रखना असंभव था। हालांकि लिन मिंग के पास समय बहुत कम था और 7 गहन मार्शल हाउस की परीक्षा केवल 3 महीने दूर थी। इस अवधि के दौरान उसे शिलालेख तकनीक से धन अर्जित करना था ताकि वह अपनी आवश्यक औषधियां खरीद सके और फिर औषधियों पर शिलालेख उत्कीर्ण कर सके तथा अपनी साधना को यथाशीघ्र आगे बढ़ा सके। ये सब उसे 7 गहन मार्शल हाउस में प्रवेश करने के लिए करना था। यदि वह सप्तम गहन मार्शल हाउस में प्रवेश भी कर ले तो भी उसे शक्ति की आवश्यकता होगी। अभी भी वह घिनौना झुयान था जो निस्संदेह उससे लड़ाई के लिए नजरें गड़ाए हुए था। यदि वह अपनी ताकत नहीं बढ़ाता तो वह झुयान का योग्य प्रतिद्वंद्वी भी नहीं माना जा सकता था और उसे बुरी तरह से कुचल दिया जाता।
लिन मिंग को बस जीथर कक्षा में रहने, फिर एक खूबसूरत महिला के साथ दोपहर का भोजन करने और दोपहर के भोजन के बाद बिना किसी का ध्यान रखे दिन भर गायब हो जाने के साथ बातचीत जारी रखने और फिर से मिलने के उद्देश्य से संपर्क जानकारी का आदान प्रदान करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। किन शिंगक्सुआन के लिए यह अच्छा और बढ़िया था, लेकिन लिन मिंग के लिए वह कुछ भी नहीं सीख पाएगा। आखिरकार अभी के आदान प्रदान में ये किन शिंगक्सुआन ही थी जिसने सभी फायदे और अंतर्दृष्टि हासिल कर ली थी और कोई नया ज्ञान या प्रेरणा नहीं थी जो वह लिन मिंग को दे सकती थी। इसलिए लिन मिंग ने कुछ अफसोस के साथ मना कर दिया और कहा, मुझे बहुत खेद है लेकिन आज मुझे कुछ काम करने हैं, इसलिए मुझे जल्दी वापस जाना होगा। ओह, खैर मुझे पता होना चाहिए था, किन शिंगक्सुआन ने अफसोस के साथ कहा और उसके गाल लाल हो गए। उसने उससे पूछा था और अस्वीकृति की संभावना पर विचार नहीं किया था। वास्तव में किन शिंगक्सुआन ने बचपन से ही कभी भी अपनी उम्र के किसी लड़के को भोजन पर आमंत्रित नहीं किया था, लेकिन उससे अनगिनत बार पूछा गया है। उसने अपनी करीबी दोस्त के साथ खाना खाते समय इन सभी बातों को अस्वीकार कर दिया। दूसरों के समय और भावनाओं को अस्वीकार करते समय उसके मन में इसके प्रति कोई भावना नहीं थी, लेकिन इस बार उसे ही अस्वीकृत कर दिया गया था और उसकी पहली खोज ये थी कि अस्वीकृति का स्वाद भी बहुत कड़वा था, मानो उसके साथ अन्याय हुआ हो। आखिरकार भले ही वह एक बड़े कुलीन परिवार से थी, लेकिन दिल से वह अभी भी एक 15 साल की युवा लड़की थी। लिन मिंग के अस्वीकार करने पर बड़ी वरिष्ठ बहन के दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो गया और वह लगभग उसे थप्पड़ मारने के लिए दौड़ी। उसके मन में केवल एक ही विचार था, इस आदमी ने वास्तव में एकमात्र किन शिंगक्सुआन को मना कर दिया। हे भगवान, क्या इस खूबसूरत दुनिया में ऐसी बात संभव है? क्या वह सचमुच एक आदमी है? अरे तुम रुको, क्या तुम सुन रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है कि वह कौन है? बड़ी बहन अविश्वास से चिल्लाई। हालांकि ये किन शिंगक्सुआन के शांत भाव को देखकर स्पष्ट नहीं था, लेकिन क्योंकि वे सबसे करीबी दोस्त थे, वह जानती थी कि बेचारी लड़की क्या सोच रही थी। वह इस छोटे बदमाश को अपनी सबसे प्यारी दोस्त के दिल को चोट पहुंचाने की इजाजत कैसे दे सकती थी? पुरुष हमेशा इतने क्रूर और विचारहीन क्यों होते हैं? इसे ही विद्वानों ने न्याय की वास्तविक विफलता कहा है। यह आदमी सचमुच समस्त मानवजाति का एक घृणित नमूना था। सबसे शानदार सुंदरी जिंगशुआन की तो बात ही छोड़िए, अगर जीथर विभाग से कोई यादृच्छिक लड़की भी चुनकर लाई जाए तो वह पुरुषों के झुंड को कुत्तों की तरह कुचल देगी। इस लड़के को अपनी सीमाएं नहीं मालूम थीं। किसी भी पुरुष के लिए किन शिंगक्सुआन को ऐसे अस्वीकार करना मानो ये कोई सामान्य दिन हो, यह अवश्य ही एक स्वप्न रहा होगा। लिन मिंग का दिल शोक से भर गया। वह निश्चित रूप से जानता था कि किन शिंगक्सुआन कौन थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह अपनी योजनाओं का खुलासा कर सके, इसलिए उसने विषय को टालने की कोशिश की। बड़ी वरिष्ठ बहन, मेरे पास वास्तव में कुछ है जो मुझे करना चाहिए। मैं यहाँ आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम किसे बड़ी बहन कह रहे हो, छोटे बदमाश? देखो, मैं ऐसी छोटी छोटी बातों पर तुमसे बहस नहीं करने वाला, इसलिए मैं कुछ कृपा करके तुम्हें कुछ नौकर दे रहा हूँ, ताकि जो कुछ भी तुम्हें करना है वह कर सकूं, चाहे वह कितना भी महत्वहीन क्यों ना हो। बड़ी वरिष्ठ बहन लिन मिंग के सामने अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई और उसे जाने से रोक दिया। यद्यपि उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि किन शिंगशुआन जितनी भव्य नहीं थी, फिर भी वह एक कुलीन परिवार से थी और स्काई फॉर्चून सिटी में मामलों को संभालने के लिए कुछ नौकरों को भेजना उसके लिए सरलता थी। लिन मिंग के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। यह युवती बहुत दबंग और घमंडी थी। उसने कहा, मेरा काम खेती करना है, मेरे पास इन आने वाले महीनों में इसके लिए समय नहीं है। बड़ी वरिष्ठ बहन कुछ कहना चाहती थी, लेकिन किन शिंगक्सुआन ने उसे बीच में रोक दिया। इस सहपाठी को जाने दो, शायद इसका गुरु इसे बुला रहा है। किन शिंगक्सुआन के मन में लिन मिंग की छोटी सी उम्र की उपलब्धियों को देखते हुए उसने अपने जीवन का अधिकांश ध्यान लगन से अभ्यास करने पर केंद्रित किया होगा। ऐसे मामलों में यह स्वाभाविक था कि उसका रहस्यमयी स्वामी प्रतिदिन उसके लिए कठोर पाठ का प्रबंध करता था। उसकी ये बातें सुनकर लिन मिंग को दिल में राहत महसूस हुई। यद्यपि उसने सच कहा था और वह इन दोनों सुंदरियों की तुलना में मानसिक रूप से थोड़ा अधिक परिपक्व था, फिर भी वह उनकी अत्यधिक शक्ति और पृष्ठभूमि के कारण निश्चिंत नहीं हो सका। केवल एक शब्द से ही वे उसे कुचल सकते थे। जैसे ही लिन मिंग जाने के लिए तैयार हुआ, किन शिंगक्सुआन मुस्कुराया और कहा, मेरा नाम किन शिंगक्सुआन है। अगर साथी छात्र कभी अपनी साधना समाप्त कर लेता है और उसके पास कुछ खाली समय होता है, तो कृपया मुझे खोजने के लिए मार्शल के क्वार्टर में आएं। आपकी उपस्थिति सदैव स्वागत योग्य रहेगी। लिन मिंग ने रुककर अपना नाम बताया, लिन मिंग। फिर लिन मिंग चला गया। उसकी पीठ को घूरते हुए किन शिंगक्सुआन केवल आहें भर सका। उनके नाम को लिखने के लिए किस प्रकार के अक्षरों का प्रयोग किया गया था? क्या ये लिन था जैसे कि जंगल और मिंग था जैसे कि उज्ज्वल? केवल इन दो पात्रों के साथ स्काई फॉर्चून सिटी में बहुत सारे डुप्लीकेट होंगे। वह उसे इस शहर में कैसे ढूंढेगी? सात गहन मार्शल हाउस से लौटते समय लिन मिंग ने पहले ही तय कर लिया था कि उसे क्या चाहिए। स्काई फॉर्चून किंगडम ने स्काई वमसिल्क का उत्पादन किया था, लेकिन इसका उपयोग मुख्य रूप से वाद्य यंत्रों के लिए किया जाता था। उनकी मार्शल आर्ट पृष्ठभूमि के कारण उनके लिए इसे ढूंढना और खरीदना कठिन था। हालांकि वह लिन शियाओडोंग से परिवार से कुछ खरीदने का अनुरोध कर सकते थे, क्योंकि इतने बड़े परिवार में निश्चित रूप से संगीतकार होंगे और बाजार मूल्य चुकाने पर इसे प्राप्त करना आसान होगा।
स्काई जीथर लिस्ट से लिन मिंग को पता चला कि स्काई वम सिल्क की अनुमानित कीमत प्रति फुट लगभग 20 टेल सोना थी। हालांकि यह बहुत महंगा नहीं लग रहा था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि स्काई वम सिल्क बहुत पतला और हल्का था। यदि वजन के हिसाब से गणना की जाए तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 1 पाउंड खरीदने के लिए 10,000 से अधिक टेल सोने की आवश्यकता होगी। लिन मिंग के पास केवल 70 स्वर्ण टेल थे, इसलिए वह 3 पैर खरीद सकता था। व्यापार मेले में उन्होंने भारी मात्रा में सामग्री खरीदने के लिए 800 टेल सोना खर्च किया था, लेकिन मात्र 3 फीट स्काई वम सिल्क के लिए 60 टेल सोना खर्च करना पड़ा। इसमें कोई संदेह नहीं कि रेशम के ये 3 फुट हल्के होंगे, और इससे ये साबित होता है कि यह अत्यधिक महंगा होगा। लिन मिंग ने अपने बिस्तर के खंभे पर एक कैलेंडर चिपका दिया जिसमें उसके बचे हुए दिनों के बराबर पृष्ठ थे। वह हर दिन एक को लूट लेता था। पहला महीना वह शिलालेख तकनीक का अभ्यास करने में बिताता था, और बाकी 2 महीने वह अपनी ज़रूरत की दवाइयाँ खरीदता था और फिर पागलों की तरह साधना करता था। उनका मानना था कि अमृत और गोलियों की मदद से वे शरीर परिवर्तन के प्रथम चरण को पार कर सकेंगे और शायद दूसरे चरण के शिखर तक भी पहुंच सकेंगे। यदि वह दूसरे चरण के शिखर तक पहुंच सकता है तो भले ही वह झूयान से आगे न निकल सके, कम से कम उसे विनाशकारी नुकसान नहीं होगा। अपने सच्चे सार का 100 बार अभ्यास करने के बाद लिन मिंग ने अंततः शिलालेख के लिए औपचारिक कदम उठाने शुरू किए, जिसमें सामग्री शामिल थी। अधिकांश शिलालेख स्वामी इसी तरह से शुरुआत करते थे, लेकिन लिन मिंग के पास अपनी सामग्री को यूं ही बर्बाद करने की विलासिता नहीं थी। उन्हें प्रत्येक मूल्यवान प्रयास को अत्यंत सावधानी से करना पड़ता था। 800 टेल सोने की लागत वाली सामग्री के इस ढेर के साथ उसे कम से कम एक व्यवहार्य शिलालेख तो बनाना ही था। शिलालेख लेखन के लिए न केवल अच्छे बोध की आवश्यकता थी, बल्कि इसके लिए एक अच्छे शिक्षक, वित्तीय सहायता और सबसे बढ़कर एक शक्तिशाली आत्मिक शक्ति की भी आवश्यकता थी। क्योंकि शिलालेख प्रक्रिया में ऊर्जा संरचना को खींचने के लिए व्यक्ति को अपनी आत्मशक्ति का उपयोग करके उत्कीर्णन चिन्हों को नियंत्रित करना पड़ता था। लिन मिंग की आत्मिक शक्ति बचपन में ही मापी जा चुकी थी, और वह भी तीसरी श्रेणी की आत्मिक शक्ति थी। तीसरे दर्जे की आत्मिक शक्ति और तीसरे दर्जे की मार्शल प्रतिभा को सभ्य माना जा सकता है। मार्शल आर्ट का कोई इतिहास न रखने वाले एक कुलीन परिवार के लिए यह अच्छी बात थी, लेकिन निश्चित रूप से यह शीर्ष स्तर के आसपास भी नहीं थी। शारीरिक परिवर्तन चरण में मार्शल कलाकारों के पास अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करने के लिए अधिक कारण नहीं थे, इसलिए ये लिन मिंग का इस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करने का पहला अवसर था। उन्होंने आत्मा के टुकड़े में पाई गई स्मृतियों के अनुसार अपनी आत्मिक शक्ति को जुटाना शुरू कर दिया। उन्होंने इस आत्मिक शक्ति को अपने शरीर में प्रसारित किया, उससे परिचित हुए तथा अपने मन से उसे संचालित किया। सभी जीवित प्राणियों में आत्मिक शक्ति होती है, लेकिन उसे सचेत रूप से चला पाना एक ऐसी चीज थी जिसे हासिल करने की हिम्मत औसत व्यक्ति में नहीं थी। इसके लिए आत्मा के नियम के सूत्रों की आवश्यकता थी तथा दैनिक कठोर अभ्यास की आवश्यकता थी। कई शिलालेख स्वामी विभिन्न प्रतीकों और बुनियादी संरचनाओं को याद करने में कामयाब रहे थे, लेकिन यदि उन्होंने आत्मा कानून के सूत्रों का अध्ययन करने में पर्याप्त समय नहीं लगाया होता तो इसका परिणाम ये होता कि वे आत्मा बल का उपयोग नहीं कर पाते। यदि कोई आत्मबल का उपयोग नहीं कर सकता तो भौतिक वस्तुओं का उपयोग भी नहीं किया जा सकता। परिणामस्वरूप उनके पास इन वस्तुओं को बर्बाद करने की योग्यता भी नहीं होगी। जैसे ही लिन मिंग ने आत्मा कानून सूत्र को घुमाना शुरू किया, आत्मा के टुकड़े की यादों से गहरी शांति की भावना आई। इसने उसे एक परिचित सनसनी से भर दिया। यह आत्मा कानून सूत्र जिसका उन्होंने प्रयोग किया था, जिस बुजुर्ग की ये यादें थीं, उसने अपनी मृत्यु से पहले इसे सचमुच बहुत बार भयानक रूप से प्रयोग किया होगा। इस तरह की परिचित भावना के साथ ऐसा लगा जैसे लिन मिंग अपने पूरे जीवन में शिलालेख तकनीकों का अभ्यास कर रहा था, और उसने महसूस किया कि उसकी थकान दूर हो गई। इतना ही नहीं, बल्कि उसकी अधिकांश आत्मिक शक्ति बरकरार रही और उसे यादों से किसी भी नकारात्मक प्रभाव के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और अदृश्य आत्मिक शक्ति ने आकाश पवन घास की जड़ों को खींचना और रस चूसना शुरू कर दिया। अपने दिमाग का उपयोग करते हुए लिन मिंग ने रस को अपने नियंत्रण में विभिन्न आकारों में बदलने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। कभी कभी वह इसे पतले तार के रूप में बनाता, कभी कभी वह इसे क्रिस्टल स्पष्ट बुलबुले में संघनित करता। इस सहजता के स्तर ने लिन मिंग को भी आश्चर्यचकित कर दिया। वह जानता था कि सस्ते मैनुअल में ये लिखा था कि जो लोग आत्मा के नियमों के सूत्रों का उपयोग कर सकते हैं, उनमें से जो जन्मजात अनुभूति की प्रतिभा रखते हैं, उन्हें केवल 1 महीने की आवश्यकता होगी, जबकि कम प्रतिभा वाले लोग आधे साल तक अभ्यास कर सकते हैं और फिर भी उन्हें कोई परिणाम नहीं मिलेगा। प्रत्येक शिलालेख मास्टर का अपना व्यक्तिगत आत्मा कानून सूत्र था। आत्मा कानून के सूत्रों की स्वाभाविक रूप से अलग अलग रैंकिंग थी, क्योंकि कुछ बदतर थे और कुछ बेहतर थे। इस प्रकार शिलालेख स्वामी स्वाभाविक रूप से अपने स्वयं के आत्मा कानून सूत्रों को बहुत प्यार और देखभाल के साथ मानते थे। ये कुछ ऐसा था जिसे वे अपने शिष्यों को भी नहीं देते थे, क्योंकि आत्मा कानून का सूत्र सीधे तौर पर आत्मा शक्ति का उपयोग करने की क्षमता को प्रभावित करता था। एक शिलालेख मास्टर के लिए ये सबसे अधिक महत्व की बात थी। बिना किसी संदेह के बुजुर्ग की यादों में आत्मा को वश में करने की युक्ति आत्मा कानून के सूत्रों के शीर्ष पर थी। यहाँ तक कि स्काईस्पिल महाद्वीप के महानतम शिलालेख स्वामी भी इस महान बुजुर्ग की तुलना में छोटे मोटे बच्चों के अलावा कुछ नहीं थे। उन्होंने आगे कहा कि लिन मिंग को कानून आत्मा सूत्र का ज्ञान था जो स्मृतियों से उत्पन्न हुआ था। व्यवहार में उनकी तीसरी श्रेणी की आत्मा शक्ति प्रतिभा चौथी श्रेणी की प्रतिभा के बराबर थी, या शायद 5वीं श्रेणी की भी। ये वे अनमोल तकनीकें थीं जो स्मृतियों द्वारा छोड़ी गई थीं।
उसकी 5 अंगुलियों ने आसानी से एक सरल मुहर बना ली और आत्मिक शक्ति का एक उछाल आकाश पवन घास के रस की बूंद में प्रवेश कर गया। लिनमिन की उंगलियों ने हवा में एक रेखा खींची जो चमकदार रोशनी से चमक रही थी। आत्मा शक्ति ने आकाश पवन घास के रस के साथ अंतःक्रिया की और तेजी से एक सुखद और रहस्यमय रून में परिवर्तित हो गई। ये रून एक नाखून से भी छोटा था, फिर भी इसमें जटिल ऊर्जा समाहित थी। यहाँ तक कि एक ही रून के भीतर आकार, तकनीक, आत्मबल की ताकत और अन्य कारकों में सूक्ष्म अंतर के कारण 10,000 शिलालेख स्वामी के 10,000 अलग अलग स्वरूप होंगे और इनमें कम या अधिक गहनता वाले भी होंगे। लिनमिंग यह नहीं बता सका कि उसने जो प्रतीक रून बनाया था वह कचरा था या खजाना, लेकिन फिर भी वह अपने परिणाम से संतुष्ट था। उन्होंने अपना अगला प्रतीक रून बनाना शुरू किया। उसने स्काई विंड ग्रास जूस की केवल आधी बूंद ही इस्तेमाल की थी, इसलिए उसके पास अभी भी आधी बूंद बची हुई थी। जैसे ही उसने एक और मुहर बनाई, उसकी उंगलियां मुड़ गईं और उसने अपनी आत्मा की शक्ति को आधी बूंद के साथ एक और मुहर में संघनित करना शुरू कर दिया। हालांकि जैसे ही मुहर चमकी, लिनमिन की आत्मा शक्ति में हल्की सी हलचल हुई जिससे आउटपुट में गिरावट आई। लिनमिन केवल देखता रह गया कि तरल की आधी बूंद तैरती हुई राख में कैसे बदल गई। लिनमिन केवल आह भर सका और अपनी जीभ काट सका। उस एक बूंद को बनाने के लिए लगभग 1 जिन जड़ों की आवश्यकता थी और उन जड़ों के लिए कुछ टैल सोने की लागत आई। आम जनता के लिए यह एक पूरे परिवार की मासिक आय के बराबर थी। ये कल्पना करना कठिन था, लेकिन जिन लोगों ने अभी अभी शिलालेख तकनीक का अध्ययन शुरू किया था, उनके लिए आत्मबल को स्थिर रखने का कोई तरीका नहीं था और इस प्रकार असफलता एक रोजमर्रा की घटना थी और सफलताएं ही असली चमत्कार थीं। पलक झपकते ही कुछ टन सोना हवा में उड़ गया। एक दिन में शिलालेख तकनीक के अभ्यास पर कुछ 100 टैल सोना खर्च करना आसान था। ये सचमुच पैसे की बर्बादी थी। असफलता का स्वाद अभी भी उसके मुंह में ताज़ा था, इसलिए लिनमिंग अधिक सतर्क हो गया। उन्होंने मुहर बनाने के लिए अपनी उंगलियां फिर से हिलाई और एक एक करके उनके हाथों से और भी शिलालेख उभरने लगे। बेशक वह जितनी बार सफल हुआ उससे अधिक बार असफल हुआ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया असफलताओं की संख्या कम होने लगी। जैसे जैसे लिनमिंग ने अधिक रून उत्पन्न किए, उसे पता चलने लगा कि उसकी आत्मिक शक्ति बहुत कमजोर थी और यह उसके शरीर परिवर्तन के प्रथम चरण से संबंधित था। शीर्ष स्तर के ट्रू प्राइमल केओस फॉर्मूला और ओवरबियरिंग सोल टैक्टिक के समर्थन के बावजूद वह अधिक समय तक जारी नहीं रह सका। इतनी कम आत्मिक शक्ति का उपयोग करके लिनमिंग पहले की तरह आसानी से रून नहीं बना सकता था। इसके अलावा आत्मिक बल की कमी के कारण उनमें और अधिक दोष दिखने लगे और प्रत्येक दोष के साथ आत्मिक बल की बर्बादी भी होने लगी। जैसे जैसे उसकी आत्मशक्ति कम होती गई, लिनमिंग की शिलालेख प्रक्रिया अभी आधे रास्ते पर ही थी। हालांकि उसे आत्मिक शक्ति को बनाए रखने में कठिनाई होने लगी और उसे पता भी नहीं चला कि उसके शरीर में आत्मिक शक्ति बहुत अधिक समाप्त हो गई थी और उसे चक्कर आने लगा। उसके सामने स्थित रून कंपन करने लगे और टूटने की कगार पर पहुंच गए। लिनमिंग का दिल धड़क उठा और उसने जल्दी से अपनी आत्मा शक्ति को स्थिर कर लिया। एक क्षण में ही उसकी हथेलियां पसीने से भीग गईं। उसने लगभग सारा सामान गड़बड़ कर दिया था। कितने टन सोना गायब हो गया होगा, लेकिन लिनमिंग पसीने से लथपथ इंद्रधनुष के अंत में चमकते हुए सोने के बर्तन को देख सकता था। वह सीधे आगे बढ़ गया। लिनमिंग ने अपनी आधी एकाग्रता अपने सच्चे सार के साथ प्रतीक रूनों की अखंडता को बनाए रखने पर खर्च की और उनकी एकाग्रता का दूसरा हिस्सा सच्चे सार अवशोषण की दर को तेज करने के लिए ट्रू प्राइमल केओस फॉर्मूला को निर्देशित कर रहा था। अपने मन में इन दो विरोधी विचारों के साथ वह अपने शिलालेख में असफल हो गया। लगातार 5 असफलताओं और 5 ढेरों सामग्रियों के राख में बदल जाने के बाद लिनमिंग को यह एहसास हुआ कि वह असली सार समाप्त होने से पहले शिलालेख को पूरा करने में पूरी तरह असमर्थ था। इन निरर्थक प्रयासों पर इतना लंबा समय व्यतीत करने के बाद अंततः उसने आत्मबल को काट डाला। हवा में बची हुई सीलें कांप उठी और फिर एक के बाद एक चमकदार चिंगारी के साथ विस्फोट हो गया। सुंदर चमक को देखकर लिनमिंग को अपने दिल में एक तेज दर्द महसूस हुआ। ये पैसा था, ये सब उसका पैसा था। हालांकि उन्हें पहली बार में सफलता मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन इतना सारा सोना खोना उनके लिए बहुत कठिन था। एकमात्र अच्छी बात यह थी कि वह उस स्थिति में नहीं पहुंचे थे जहां उन्हें अपनी सबसे दुर्लभ और महंगी सामग्री स्काई वर्म सिल्क का उपयोग करना पड़े। उनकी बची हुई सामग्री लगभग 10 और प्रयासों के लिए पर्याप्त थी। यदि वह इससे पहले कोई अभिलेख पूरा नहीं कर पाया तो वह पूरी तरह दिवालिया हो जाएगा और आगे काम जारी रखने में असमर्थ हो जाएगा। कोई भी अन्य शिलालेख मास्टर उसके विचारों को सुनकर खून खांसता। क्या आप 10 और प्रयासों में सफल होना चाहते हैं? कैसी कल्पना है। यह उनका पहला प्रयास था। अगले 10 प्रयासों में एक शिलालेख पूरा करना तो दूर की बात है, एक सामान्य शिलालेख छात्र को एक सफल रेखा खींचने में भी परेशानी होगी। लिनमिंग ने सामग्री की बची हुई राख को इकट्ठा किया और कुछ क्षण पहले की अपनी गलतियों को याद करना शुरू कर दिया। जो स्मृतियां उसे अपने बड़े भाई से विरासत में मिली थीं, वे गलत नहीं थीं, लेकिन बात सिर्फ इतनी थी कि उनके बीच आत्मिक शक्ति का अंतर बहुत अधिक था। वह शायद एक साधारण शिलालेख भी पूरा नहीं कर पाएगा। बुजुर्ग की स्मृति में ये शिलालेख तकनीकें उनके द्वारा सरल और हल्की मानी गई होंगी, लेकिन स्काई स्पिल महाद्वीप में वे अभी भी अतुलनीय रूप से जटिल ईश्वरीय तकनीकें थीं। एक बार जब ये चित्र तैयार हो जाएगा तो इस भूमि के शिलालेख विशेषज्ञ भी हैरान रह जाएंगे। अपनी असफलता के कारणों का सारांश प्रस्तुत करने के बाद लिनमिंग ने प्रत्युपायों की योजना बनानी शुरू कर दी।
वह इतने कम समय में अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ा तो नहीं सकता था, लेकिन वह अपनी गलतियों को यथासंभव कम कर सकता था। ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि प्रत्येक गलती आत्मिक शक्ति की बर्बादी थी। यदि वह कम गलतियां करता तो उसके पास न केवल अधिक सामग्री और धन होता, बल्कि उपयोग करने के लिए अधिक आत्मिक शक्ति भी होती। ऐसा सोचते हुए लिन मिंग ने सामग्रियों का उपयोग करना छोड़ दिया और इसके बजाय एक अविचारी ज़ोंबी की तरह बार बार अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करने का अभ्यास किया। उनका विचार बहुत सरल था, आत्मिक बल का प्रयोग निःशुल्क था और शरीर के लिए भी आसान था। यदि वह सच्चे आदिम अराजकता फॉर्मूले का अच्छी तरह से अभ्यास करता तो उसे कुछ भी नुकसान नहीं होता, बल्कि वह एक ही समय में अभ्यास भी कर पाता। इससे अधिक उत्तम क्या हो सकता है। ऐसा लग रहा था जैसे ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। जब तक वह पैसा बर्बाद नहीं करता था तब तक उसे कोई डर नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने 100 बार अभ्यास किया। यदि इतना भी पर्याप्त न हो तो वह 1000 बार अभ्यास करेगा। यदि यह पर्याप्त नहीं होता तो वह 10,000 बार या 100,000 बार या यहाँ तक कि 10 लाख बार अभ्यास करता, जब तक कि यह प्रक्रिया एक प्रतिवर्त नहीं बन जाती, और तब उसे विश्वास नहीं होता कि वह फिर से असफल हो जाएगा। स्काई फॉर्चून सिटी मार्शल क्वार्टर स्काई फॉर्चून सिटी में दो परिसरों को सबसे भव्य और शानदार वास्तुशिल्प उपलब्धियां माना जाता था, इंपीरियल पैलेस और मार्शल क्वार्टर, जो स्काई फॉर्चून सिटी के उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित था। मार्शल क्वार्टर एक छोर से दूसरे छोर तक 3 मील लंबा था और 1000 सीढ़ियां चौड़ा था। वहां खूबसूरत फूलों से भरे चट्टानी झरने, घुमावदार गलियारा उद्यान और पानी के किनारे बने अनगिनत मंडप थे। ये सचमुच अद्भुत था। इस समय मार्शल क्वार्टर लाइब्रेरी मंडप में एक बुजुर्ग व्यक्ति लंबा गाउन पहने हुए था और उसके हाथ में सोने से मढ़ा हुआ एक पक्षी पिंजरा था। उसके बगल में सफेद वस्त्र पहने एक शांत दिखने वाली लड़की खड़ी थी। ये किन शिंगक्सवान थी। ओह, तो क्या वहां कोई ऐसा भी है, यहां तक कि आप भी उससे विनम्रतापूर्वक पराजित हुए थे? किन शिंगक्सवान ने विनम्रता से सिर हिलाया। वह बूढ़ा आदमी उसका मालिक था, स्काई फॉर्चून सिटी का सबसे प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध शिलालेख मास्टर मिस्टर मुई। किन शिंगक्सवान की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी। उसने जो कुछ भी हुआ था उसे पूरी तरह से याद कर लिया, यहाँ तक कि लिन मिन के एक एक शब्द को भी। बूढ़े व्यक्ति ने जब ये बात सुनी तो उसके चेहरे पर गरिमा का भाव और अधिक बढ़ गया। पहले तो उसने यह मान लिया कि उसकी युवा छात्रा किसी लड़के से प्रेम करती है और उसे पसंद करने वाले किसी लड़के के प्रति विनम्रता दिखा रही है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में हीन भावना से ग्रस्त है। इसके अलावा उस युवक का ज्ञान बहुत समृद्ध और अनुभवी था। यह संभवतः आकाश भाग्य साम्राज्य के किसी व्यक्ति से नहीं आया था, बल्कि किसी अन्य अधिक विकसित भूमि के किसी प्राचीन गुरु से आया था। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार लिन मिंग ने इतनी सहजता और प्रवाह के साथ आधार रेखाएं और प्रतीक तैयार किए। यह ऐसा काम नहीं था जिसे करने में वह सक्षम थी। आत्मिक शक्ति से आधार रेखाएं खींचने में सक्षम होना, लेकिन साथ ही बिना रुके प्रत्येक बिंदु की ऊर्जा की पेचीदगियों को समझने में सक्षम होना। यह क्या है? मुई ने आश्चर्य से कहा। मुई ने सांस अंदर ली। उन्होंने हमेशा से ही इस तथाकथित चित्रकारी को सहज प्रवृत्ति से करने का सपना देखा था, लेकिन ऐसा सोचने के लिए भी लाखों बल्कि अरबों प्रयासों की आवश्यकता होती है। क्या इस छोटे लड़के ने अपनी माँ के गर्भ में ही अभ्यास करना शुरू कर दिया था? क्या तुम्हें सच में यकीन है कि वह 15 या 16 साल का है? हाँ, किन शिंगक्सवान ने निश्चयता से उत्तर दिया। अद्भुत, अद्भुत। मुई ने आह भरते हुए कहा, इतनी छोटी सी उम्र में ही वह इतना निपुण हो गया है। यह सचमुच आश्चर्यजनक है। मेरे जीवन में ये पहली बार है जब मैं इतनी युवा प्रतिभा को देख रहा हूँ। मैंने सोचा था कि मैं ऐसी प्रतिभाओं के बारे में केवल किंवदंतियों में ही सुनूंगा, लेकिन मुझे इससे भी अधिक जिज्ञासा इस बात की है कि इस लड़के का स्वामी कौन होगा। मुई ने व्यर्थ सोचा। अपने मन में उसने पूरे स्काई फॉर्चून किंगडम और यहाँ तक कि कई आसपास के देशों पर विचार किया, लेकिन वह किसी भी छिपे हुए शिलालेख मास्टर के बारे में नहीं सोच सका जो इस बुजुर्ग के साथ तुलना कर सके। यद्यपि मुई किसी के बारे में नहीं सोच सकता था, फिर भी शिलालेख ज्ञान के मामले में उसे स्काई फॉर्चून किंगडम में सबसे अग्रणी विशेषज्ञ माना जाता था, और यहाँ तक कि पड़ोसी देशों में भी उसकी तुलना उनके अपने शिलालेख स्वामी से की जाती थी। लेकिन इस रहस्यमय बुजुर्ग की तुलना में वह यह नहीं कह सकता था कि उसके जीतने की कोई संभावना है। मुई ने कहा, मैं ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकता जो इतने प्रतिभाशाली शिष्य को पढ़ाने में सक्षम हो, लेकिन अगर मैं अनुमान लगाऊं तो उस छोटे लड़के का स्वामी किसी प्राचीन कुल से आया होगा। प्राचीन कबीला किन शिंगहुआन चौका। स्काईस्पिल महाद्वीप विशाल था और इसमें प्राचीन कुलों की हजारों या लाखों वर्षों पुरानी परंपराएं थीं। इन कुलों की विरासत और परंपराएं अतुलनीय रूप से गहरी और प्रगाढ़ थीं। उदाहरण के लिए स्काई फॉर्चून किंगडम के सबसे हाल के कबीले ने ही 7 गहन मार्शल हाउस की स्थापना की थी। वे 7 गहन घाटियां थीं, संभवतः उनके अपने गुप्त स्वामी और विरासतें थीं। 12 वर्ष पहले 7 गहन घाटियों के बुजुर्ग स्काई फॉर्चून किंगडम में पहुंचे और यहाँ तक कि शाही परिवार को भी उनका सम्मान करना पड़ा। किन शिंगक्सवान के गुरु मिस्टर मुई देश के शीर्ष शिलालेख गुरु माने जाते थे, लेकिन बड़े कुलों के लिए वे कुछ खास नहीं थे। मुई ने कहा, जिंगसुआन, अगर तुम उसे अगली बार देखो तो उसे रुकने के लिए जरूर कहना ताकि मैं व्यक्तिगत रूप से अपना परिचय दे सकूं। ये युवा इतना सरल नहीं है। भले ही उसका गुरु किसी प्राचीन कुल से हो, परंतु आज के युग में उसके पास इतनी योग्यता होना स्वर्ग को चुनौती देने वाली बात है। इसके अलावा उसके प्रति विनम्र रहें और सम्मानपूर्वक व्यवहार करें।
उनके स्वामी अकल्पनीय कौशल के धनी व्यक्ति हैं, जिनका संपूर्ण स्काई फॉर्चून कैपिटल न तो अनादर कर सकता है, न ही उन्हें अपमानित कर सकता है। हाँ मास्टर, कॉमा कॉमा कॉमा। जैसे जैसे दिन बीतता गया, लिनमिंग ने कैलेंडर से एक और पन्ना फाड़ लिया। लिनमिंग हर दिन शिलालेख का अभ्यास कर रहा था। हर प्रकार के प्रतीक, रेखा और रून का अभ्यास भगवान जाने कितनी बार किया गया था, और हर एक उसके हृदय में अच्छी तरह से अंकित हो गया था। दिन रात आत्मबल का प्रयोग करना उनकी आत्मा और मन के लिए बहुत थका देने वाला था, इसलिए उनकी आंखें हमेशा थकान से लाल रहती थीं। उसका असली स्वरूप बहुत पहले ही सूख चुका था। वह सदैव बिना तेल के दीपक के समान था। लेकिन उसे कुछ लाभ हुआ था। लिनमिंग ने पाया कि उसकी शिलालेख तकनीक में प्रगति के अलावा उसकी धारणा भी अधिक संवेदनशील हो गई थी। अब वह अभी भी ग्रेट क्लैरिटी पवेलियन में हड्डियां निकाल रहा था, लेकिन भले ही वह दूसरे स्तर का क्रूर जानवर था, लिनमिंग आसानी से जानवर की पूरी संरचना को समझ सकता था, हड्डियों से बच सकता था, और अपने चाकू को दूसरे स्तर के क्रूर जानवर के ठोस मांस के माध्यम से आसानी से चला सकता था। लिनमिंग को इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए केवल एक अगरबत्ती के बराबर समय की आवश्यकता थी। इतनी तीव्र गति को देखकर ग्रेट क्लैरिटी पवेलियन के कर्मचारी पहले तो आश्चर्यचकित हुए और उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन इसे देखने के बाद वे अविश्वास से सुन्न हो गए। अब ग्रेट क्लैरिटी पवेलियन में लिनमिंग का दर्जा बहुत ऊंचा हो गया था। उनके काम के घंटे वैकल्पिक थे और यहाँ तक कि भीड़ भाड़ वाला समय भी वैकल्पिक था। उनका वेतन मास्टर शेफ से कम नहीं था। इस तरह के व्यवहार से कोई भी कर्मचारी संतुष्ट होगा, और यद्यपि लिनमिंग को विशेषाधिकार प्राप्त था, फिर भी वह प्रतिदिन 2 घंटे तक हड्डियां निकालता रहता था। यह उनके लिए अभ्यास का एक रूप भी था। हड्डियों को अलग करना आत्मिक शक्ति के उपयोग का लाभ उठाने का एक अच्छा तरीका था। हालांकि लिनमिंग को जल्द ही पता चल गया कि वह 2 घंटे काम करने में सक्षम नहीं है। ग्रेट क्लैरिटी पवेलियन में पर्याप्त संख्या में क्रूर जानवर नहीं थे। दरअसल गोदाम में रखा सारा सामान लिनमिंग द्वारा पहले से ही काटा और तैयार कर लिया गया था। जब सिस्टर लैन, जो प्रतिदिन रसोई की जांच करने के लिए जिम्मेदार थी, बर्फ के गोदाम में गई, तो उसने देखा कि सभी क्रूर जानवर मांस और हड्डियों के साफ सुथरे ढेर में बदल गए थे। इतना ही नहीं, बल्कि प्रत्येक टुकड़ा आकार और संगमरमर में एक समान था। बहन लैन स्वाभाविक रूप से अवाक थीं। ये युवा लड़का तो बस एक मशीन था। अंततः ये पहले महीने के अंतिम 10 दिन थे। लिनमिंग ने अपना मन और सामग्री दोनों तैयार कर लिए थे। अब एक बार फिर से शिलालेख शुरू करने का समय आ गया है। आज लिनमिंग ने यथासंभव अच्छी तैयारी की थी। केवल रेखाओं और प्रतीकों के अनुरेखन में वह उन महान गुरुओं से किसी भी तरह कम नहीं था। आकाश पवन घास के रस का उपयोग करते हुए लिनमिंग ने अपने दोनों हाथ खोले और पन्ना तरल की एक बूंद हवा में उड़ गई, जहां वह स्थिर रही। इस तरल हरे मोती को देखते हुए लिनमिंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके हाथों ने चमक कर मुहरों की एक श्रृंखला बना दी। ये गतिविधियां बहुत पहले से उसके दिमाग में अंकित हो चुकी थीं, और आत्मा के टुकड़े की यादों के साथ साथ ये जटिल संकेत सांस लेने की तरह सहज थे। एक गहरी सांस के साथ लिनमिंग ने शुरू किया। उसकी 10 उंगलियां तूफान में शाखाओं की तरह बह रही थीं, और वे एक दूसरे से टकरा भी गई क्योंकि उसकी मुहर बनाने की गति बहुत तेज थी। जैसे ही किसी अन्य पदार्थ से बनी तरल की एक और बूंद हवा में उड़ी, उसकी उंगलियां धुंधली हो गई। अपनी पूरी आत्मशक्ति के साथ लिनमिंग ने तेजी से सुंदर और रहस्यमय शिलालेख प्रतीकों का निर्माण किया। अपनी आत्मिक शक्ति को बचाए रखने के लिए लिनमिंग ने पहली सामग्री के खत्म होने से पहले ही दूसरी सामग्री पर काम करना शुरू कर दिया था। इस उच्च तीव्रता और अत्यधिक जटिल योजना में लिनमिंग की त्रुटि दर बहुत कम थी। जब शिलालेख आधा पूरा हो गया तो मिंग को तनाव महसूस होने लगा। जब शिलालेख 2/3 पूरा हो गया तो लिनमिंग को लगा कि उसकी आत्मिक शक्ति अपने अंत तक पहुंच रही है, और उसने सच्चे आदिम अराजकता सूत्र को घुमाना शुरू कर दिया। ऐसा सोचने से समस्या उत्पन्न होने की संभावना भी बढ़ गई। लिनमिंग ने अपने दांत भींचे और दबाव डाला। अंतिम रून बनाने के लिए उसे अभी भी कई सामग्रियों को विभाजित करना था। स्काई वम सिल्क पूरा हो गया है। तनावग्रस्त लिनमिंग ने अंततः राहत की सांस ली। स्काई वम सिल्क वह चीज थी जिसकी उसे सबसे अधिक कमी थी। अब वह यहां असफलता की अनुमति दे सकता था। 5 रून है। लिनमिंग ने अपने दिल में संख्या गिन ली क्योंकि उसकी आत्मा शक्ति सीमा तक पहुंच गई थी। 4, 3, 2 सफलता। लिनमिंग ने इस समय शिलालेख समाप्त कर दिया। ये चमकते हुए चिन्ह क्षण भर के लिए चमक उठे और 1 वर्ग इंच के आकार के शिलालेख में मिल गए। वह वहां हवा में लटका हुआ था। लिनमिंग लगभग बेहोश हो गया था, लेकिन जब उसने हवा में तैरते हुए इस पूर्ण शिलालेख को देखा तो उसे परम आनंद का एहसास हुआ। ये छोटा सा शिलालेख उनके लिए अनमोल बच्चे की तरह था। इसे बड़ा करने में उन्होंने 1 महीने तक अमानवीय कष्ट और भारी मात्रा में धन खर्च किया था। बुजुर्ग ने इस शिलालेख का नाम अत्यधिक प्रभावशाली प्रतीक रखा था। ये शीर्षक थोड़ा बहुत अशिष्ट और बचकाना था, लेकिन लिनमिंग के दिल में इस बुजुर्ग के लिए जो सम्मान था, उससे प्रेरित होकर उसने इसका नाम नहीं बदला। ये अत्यंत प्रभावशाली प्रतीक था। लिनमिंग ने 15 सबसे सस्ते प्रतीक पत्र 1 दर्जन के हिसाब से 1 से 2 टैल सोने के भाव से खरीदे थे। थोड़ी सी आत्मिक शक्ति से अत्यधिक प्रभावशाली प्रतीक पत्र पर गिर पड़ा। प्रतीक पत्र पर स्वर्ण रेखाएं मिलकर प्राचीन रून का रूप ले लेती थीं। प्रतीक पत्र वास्तव में सादा था और समग्र प्रभाव से यह नीरस और साधारण लग रहा था। प्रतीक पत्र बनाने के आखिरी क्षण में लिनमिंग ने अपनी आत्मा शक्ति से बाहरी डिजाइन स्वरूप को बदल दिया। यह एक ज्वाला के पैटर्न जैसा दिखता था।
शिलालेखों पर छोड़े गए इस तरह के डिज़ाइन खजाने का संकेत बन जाएंगे। उसका संकेत कई शिलालेख कलाकारों के पास अपने काम के निशान के रूप में अपने स्वयं के व्यक्तिगत डिज़ाइन थे। लिन मिंग ने ज्वाला का चयन किया क्योंकि ज्वाला पुनर्जन्म और निर्वाण का प्रतीक थी। युद्ध पथ पर चलना अग्नि परीक्षा जैसा था। दर्द लगातार बना रहता था और खतरा हमेशा बना रहता था। इस रास्ते पर यात्रा करने से व्यक्ति जलकर राख हो जाएगा। केवल वही लोग जिनके पास दृढ़ हृदय और अपार इच्छा शक्ति है, ज्वालाओं के माध्यम से पुनर्जन्म ले सकेंगे और एक ड्रैगन या फीनिक्स बन सकेंगे जो एक देवता की तरह आकाश में चढ़ जाएगा। लिन मिंग ने ध्यानपूर्वक इस बहुमूल्य प्रतीक पत्र को प्राप्त किया। उसने खिड़की खोली और ताज़ी हवा और चमकदार सूरज की रोशनी उस पर पड़ने लगी और उसकी लाल आंखों पर प्रतिबिंबित होने लगी। वह थकावट से बुरी तरह थक चुका था और तुरंत सो जाना चाहता था, लेकिन लिन मिंग को अभूतपूर्व संतुष्टि का एहसास हुआ। 7 गहन मार्शल हाउस की परीक्षा से पहले बचा समय 2 महीने और 10 दिन। पिछले 5 दिनों में लिन मिंग ने प्रतीक पत्र पर अपना अंतिम शिलालेख अंकित कर दिया था। इस प्रकार उसकी सारी सामग्री पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। वह ओवरवेलमिंग सिंबल की कुल मिलाकर 4 प्रतियां बनाने में सफल रहे थे। इन प्रतीक पत्रों को देखकर लिन मिंग को उपलब्धि की अविस्मरणीय अनुभूति हुई। अब वह इन 4 प्रतीक पत्रों को बेचना चाहता था। पिछले व्यापार मेले में मास्टर बाइहोंग का उत्कीर्ण शिलालेख 1500 टेल सोने में बिका था। स्पष्टतः ये शिलालेख विशेषज्ञ की प्रसिद्धि से प्रभावित था। लिन मिंग ने इससे पहले कोई शिलालेख नहीं बेचा था, इसलिए वह प्रसिद्ध या सुप्रसिद्ध नहीं था, लेकिन वह अपने काम में आश्वस्त था। ये शिलालेख देवताओं के राज्य से आया है। मास्टर बाइहोंग के कार्य की तुलना में इसका प्रभाव स्वर्ग और पृथ्वी के समान था। इसकी कोई तुलना ही नहीं थी। उस बुजुर्ग की स्मृति में अत्यधिक प्रभावशाली प्रतीक महज एक सबसे बुनियादी शिलालेख था, लेकिन यह एक बेहतर उपकरण, तीसरी श्रेणी के उपकरण पर उपयोग के लिए पर्याप्त था। यदि इसका प्रयोग निम्न श्रेणी के उपकरणों पर किया जाए तो प्रभाव कम से कम 60% बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि ओवरवेलिंग सिंबल ने उपकरण को एक अतिरिक्त कौशल भी प्रदान किया। कुछ शीर्ष स्तरीय शिलालेख तकनीकें उपकरण में अतिरिक्त कौशल जोड़ सकती हैं। आत्मबल को एकाग्र करके इन कौशलों का उपयोग करना संभव हुआ। इनमें ऊर्जा हमले, कवच बढ़ाने वाली ढालें, भ्रमकारी तकनीकें, राक्षसी तकनीकें और बहुत कुछ शामिल था। यदि लिन मिंग का अभिलेख किसी हथियार पर उत्कीर्ण किया जाए तो उस हथियार को तत्काल हिंसक प्रहार नामक कौशल प्राप्त होगा। ये छोटा सा शिलालेख वास्तव में एक जटिल संरचना थी। जब उपयोगकर्ता भारी मात्रा में आत्मिक शक्ति को हथियार में संकेंद्रित करता था तो शिलालेख इस ऊर्जा को अवशोषित कर लेता था, इसे सीमा तक संपीड़ित कर देता था और फिर तुरंत फट जाता था। एक नज़दीकी युद्ध में ये चाल अपनी मारक क्षमता के कारण सचमुच बहुत भयानक थी। लिन मिंग को वास्तव में विश्वास नहीं था कि उसका शिलालेख उतना ही अद्भुत था जितना कि उसने बुजुर्गों की यादों में बताया था। इसके अलावा वर्तमान स्तर पर किसी उपकरण की शक्ति में 60% की वृद्धि प्राप्त करना निश्चित रूप से संभव नहीं था। जहां तक उस तत्काल हिंसक प्रहार का सवाल है, लिन माइन को नहीं पता था कि यह वास्तव में काम करेगा या नहीं, क्योंकि शिलालेख लगाने की तकनीक बहुत जटिल थी। अंतिम उत्पाद बनाने के बाद सभी रून और प्रतीक उस छोटे से शिलालेख में केंद्रित हो गए, इसलिए निर्माता के लिए भी अंतिम उत्पाद की क्षमता का आकलन करना कठिन हो गया। वहां बहुत सारी संभावित संरचनाएं थीं और उसी के अनुरूप संभावित गलतियों की संख्या भी थी। सबसे खराब स्थिति में तो हथियार फट भी सकता है। जब तक कि इसमें छोटी सी भी समस्या होगी, पूरे शिलालेख को भारी छूट पर बेचना पड़ेगा। लिन मिंग को अंततः पूरी रात आराम मिला और वह सुबह तक आनंदपूर्वक सोता रहा। उनकी आत्मिक शक्ति और ऊर्जा चरम अवस्था में थी। उन्होंने लिन शियाओदोंग से कुछ व्यापार मेलों और नीलामी घरों के पते मांगे और फिर अपने प्रतीक पत्र लेकर चले गए। उसने कुछ नए कपड़े खरीदे थे जिनमें एक हुड वाला केप भी शामिल था जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। यद्यपि व्यापार मेलों और नीलामी घरों की सुरक्षा के मामले में हमेशा अच्छी प्रतिष्ठा रही है तथा वे ग्राहकों की पहचान उजागर नहीं करते, फिर भी सावधानी बरतना ही बेहतर है। आखिरकार यदि चारों प्रतीक पत्र किसी भी ऊंची कीमत पर बेचे गए तो यदि वह व्यक्ति परिचित हुआ तो वे उसकी संपत्ति के लिए उसे लूट सकते थे और मार सकते थे। लिन मिंग सबसे पहले आधिकारिक स्काई फॉर्चून सिटी नीलामी हॉल में गए। स्काई फॉर्चून सिटी में कई नीलामी हॉल थे, लेकिन उनमें से कोई भी बाकी से अलग नहीं था, इसलिए उन्होंने थोड़ी बेहतर प्रतिष्ठा वाले एक को चुना। जब तक ये 4 प्रतीक पत्र बिकते रहेंगे, वह दवा के लिए सामग्री खरीद सकेगा। हालांकि जब लिन मिंग नीलामी घर के पास पहुंचे तो उन्हें लगा कि ये तो बहुत सरल है। नीलामी घर की समीक्षा प्रक्रिया बहुत सख्त थी, विशेष रूप से उनके द्वारा बेचे जाने वाले सामान के संबंध में, अन्यथा नकली और प्रतिकृतियां आसानी से निकल आती और नीलामी घर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता। एक नीलामी घर के लिए प्रतिष्ठा ही सब कुछ थी। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने लिन मिंग का अभिवादन किया, अधिक सटीक रूप से कहें तो उसे रोका और पूछा, सर, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? लिन मिंग ने साफ सुथरा और साफ लबादा पहना हुआ था और वह किसी भी अन्य संपन्न नागरिक की तरह दिख रहा था। हालांकि उसकी ऊंचाई एक वयस्क पुरुष से कई इंच कम थी। इसके अलावा उसकी आवाज अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं हुई थी, इसलिए इस तथ्य को छिपाना संभव नहीं था कि वह केवल 15 या 16 साल का एक युवा लड़का था। इसलिए लिन मिंग ने अपनी आवाज में कहा, मैं यहाँ शिलालेख रूनों के मूल्यांकन के लिए आया हूँ। ओह,
मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने लिन मिन को कुछ संदेह भरी नजरों से देखा। क्या मैं आपका शिलालेख देख सकता हूँ? दरअसल इस आदमी का व्यवहार पहले से ही बहुत विनम्र था। एक 15 to 16 साल के बच्चे का नीलामी घर में आकर कुछ शिलालेखों का मूल्यांकन करना पहले से ही अजीब था। सोने की कीमत अक्सर 1000 टैल से भी अधिक हो जाती थी। अधिकांश लोगों को यह संदेह था कि यह एक मजाक था। जब लिन मिंग ने प्रतीक पत्र निकाला तो उसकी घटिया गुणवत्ता देखकर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के माथे पर बल पड़ गए। ये सबसे बुनियादी और सस्ता प्रतीक पत्र था जो बाजार में 1 दर्जन सोने के 1 या 2 ताइल के मूल्य पर उपलब्ध था। यद्यपि प्रतीक कागज की लागत से शिलालेख की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, फिर भी ये शिलालेख मास्टर की स्थिति का संकेत था। स्वाभाविक रूप से वे इस प्रकार के प्रतीक पत्र का उपयोग कभी नहीं करेंगे। वे अपने अंकन के परिणामों को दिखाने के लिए सामान्यतः उच्च गुणवत्ता वाले प्रतीक कागज का उपयोग करते थे, जिसकी कीमत कई टैल सोने की होती थी। हालांकि प्रतीक पत्र से एक हल्की ऊर्जा निकल रही थी और मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति यह निर्धारित करने में सक्षम था कि यह एक पूर्ण और वास्तविक उत्पाद था, न कि कोई व्यवहारिक मजाक। उन्होंने लिन मिन की ओर देखा और पूछा, क्या आपके पास ऐसा कोई प्रमाण पत्र है जो बताता हो कि इसे किस शिलालेख मास्टर ने बनाया है? लिन मिन ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, मेरे साथ आओ। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने लिन मिन को दालान से होते हुए नीलामी घर के पीछे मूल्यांकन कक्ष में ले गया। मूल्यांकन कक्ष में उपस्थित व्यक्ति ने बिना अस्तर वाला काला परिधान पहना हुआ था तथा वह 50 या 60 वर्ष की आयु का एक कठोर दादा लग रहा था। लिन मिन ने उस आदमी के सामने लगे साइनबोर्ड पर भी ध्यान दिया जिस पर लिखा था, उन्नत मूल्यांकन करता। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने इस प्रतीक पत्र को हाथ में लिया और देखा कि यह शिलालेख घटिया कागज पर लिखा गया था, लेकिन उसने ऐसा कोई भाव प्रकट नहीं किया जिससे पता चले कि वह निराश या सशंकित था। इसके बजाय उन्होंने एक शांत और स्थिर आचरण बनाए रखा और चुपचाप एक जोड़ी सफेद दस्ताने पहन लिए तथा अपना पूरा ध्यान कार्य के गंभीर और व्यवहारिक मूल्यांकन पर लगा दिया। इससे यह साबित हो गया कि वह एक सच्चे पेशेवर थे। हालांकि मूल्यांकनकर्ता ने अभी अभी मूल्यांकन शुरू किया था, तभी उसने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा थोड़ा अधिक गंभीर था और उसने लिन मिन की ओर देखा। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो जिसने इस शिलालेख प्रतीक का निर्माण किया है, उसकी ताकत शरीर परिवर्तन चरण के तीसरे स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए। शिलालेख का प्रतीक हमेशा निर्माता की आत्मिक शक्ति का हल्का सा संकेत देता था। इन निशानों के माध्यम से एक मूल्यांकनकर्ता के लिए निर्माता की मार्शल आर्ट साधना के स्तर का आकलन करना संभव था। चूंकि लिन मिंग ने शिलालेख कागज बनाया था, इसलिए आत्मा बल का निशान स्वाभाविक रूप से कमजोर होगा, लेकिन चूंकि उसने ट्रू प्राइमल केस फॉर्मूला का अभ्यास किया था, इसलिए आत्मा बल औसत मार्शल कलाकारों की तुलना में बहुत मोटा था। यदि मूल्यांकनकर्ता को पता चल जाए कि यह शिलालेख शरीर परिवर्तन के प्रथम स्तर पर एक बालक द्वारा बनाया गया है, तो उसकी ठोड़ी निश्चित रूप से जमीन पर गिर जाएगी। लिन मिंग जानता था कि इससे इनकार करने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने सिर हिला दिया। एकमात्र आदमी ने तेजी से सांस ली और फिर आह भरते हुए बोला, सोचिए, युवा पीढ़ी में इतनी प्रतिभा है। एक छोटी सी तीसरे स्तर की शरीर परिवर्तन साधना एक शिलालेख प्रतीक आकर्षित कर सकते हैं। ये चौंकाने वाला है। आमतौर पर शिलालेख स्वामी पुरानी पीढ़ी के होते थे और उनमें से अधिकांश अस्थि गणने की सीमा से ऊपर थे। कईयों ने तो नाड़ी संघनन सीमा को भी तोड़ दिया और कुछ ने तो पूर्व आकाशीय सीमा को भी तोड़ दिया। शायद ये तीसरे स्तर का शारीरिक परिवर्तन सिर्फ एक शिलालेख मास्टर की प्रशिक्षुता थी और भाग्यशाली होने के कारण एक सफल शिलालेख बना। हालांकि ये लड़का एक ही शिलालेख वाली 4 प्रतियां लेकर आया, जो सचमुच आश्चर्यजनक था। लिन मिंग ने बूढ़े आदमी की प्रशंसा सुनी और सोचा कि चीजें ठीक चल रही हैं, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि बूढ़ा आदमी अपना मन बदल लेगा। ये एक पूर्ण और वास्तविक शिलालेख प्रतीक है, लेकिन इसका निर्माता केवल एक प्रशिक्षु है, इसलिए हम ये पहचानने में असमर्थ हैं कि ये शिलालेख की शक्ति में कितनी वृद्धि करेगा या इसकी अखंडता क्या होगी। आपको पता होना चाहिए कि एक प्रशिक्षु की आत्मशक्ति आमतौर पर मात्रा और गुणवत्ता में सीमित होती है और असंख्य और जटिल शिलालेख डिजाइनों को पूरा करना बहुत कठिन होता है। भले ही प्रतीक की ताकत 10% बढ़ गई हो, लेकिन अगर इसे बेहतर उपकरण पर नहीं रखा जा सकता है, तो हम इसे नीलामी में नहीं डाल सकते, क्योंकि असफल उत्पाद से नीलामी घर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। शिलालेखों का प्रयोग केवल बेहतर उपकरणों पर ही किया जाता था, क्योंकि केवल बेहतर उपकरण ही इतने मजबूत और सशक्त होते थे कि वे युद्ध में मार्शल कलाकारों की आत्मिक शक्ति और ऊर्जा को केंद्रित कर सकें। चूंकि शिलालेखों में आत्मिक शक्ति को संशोधित किया गया था, इसलिए इसका कम से कम उस स्तर पर होना आवश्यक था। इसलिए सबसे निम्न गुणवत्ता वाली वस्तु जिस पर कोई व्यक्ति शिलालेख लगाएगा, वह कम से कम कई हजार स्वर्ण टैल की होगी। यह उपकरण ऐसी चीज नहीं थी जिसे औसत व्यक्ति प्राप्त कर सके। यहां तक कि कुलीन परिवारों के कनिष्ठों को भी कम से कम मांसपेशियों या हड्डियों के निर्माण के स्तर तक की साधना करनी पड़ती थी, तभी उन्हें ऐसे उच्च गुणवत्ता वाले हथियार रखने के लिए माना जाता था। उदाहरण के लिए, वांग यीगाओ की पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी थी, लेकिन चूंकि उनकी साधना निम्न स्तर की थी, इसलिए भले ही उन्होंने एक अच्छी नीली तलवार का इस्तेमाल किया था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह एक खजाना थी। वह नीली तलवार केवल 200 टैल सोने की थी। किसी हथियार पर उत्कीर्णन की संख्या सीमित थी, मूलतः ये केवल एक बार ही संभव था। एक शिलालेख के बाद दूसरा शिलालेख नहीं लगाया जा सकता।
इस पर विचार करें, कौन एक हथियार पर हजारों टन सोना खर्च करेगा और उस पर एक ऐसा शिलालेख लिख देगा जिसका मूल संदिग्ध है। इसलिए प्रशिक्षुओं के लिए शिलालेख बाजार अस्तित्वहीन था। लिन मिन को इस परिणाम की उम्मीद थी और उन्होंने कहा, मुझे केवल 3 की नीलामी करनी है, अंतिम को आप प्रयोगों के लिए उपयोग कर सकते हैं। शिलालेख बन जाने के बाद परिणाम का परीक्षण करना बहुत कठिन होता है। यहां तक कि निर्माता भी इसकी प्रभावशीलता का केवल अनुमान ही लगा सकता है। जब कोई मार्शल कलाकार कोई शिलालेख खरीदता था तो वह मूलतः अपनी किस्मत पर जुआ खेल रहा होता था, इसलिए उच्च स्तर के शिलालेख मास्टरों का अच्छा स्वागत होता था क्योंकि उनके पास अपने उत्पादों की प्रभावशीलता की गारंटी देने की प्रतिष्ठा थी। बहुत कम लोग किसी अज्ञात गुरु के शिलालेख खरीदते हैं, किसी प्रशिक्षु के शिलालेख तो और भी कम खरीदते हैं। ये तो बस उनके अपने कीमती पैसे के साथ जुआ खेलना था। मूल्यांकनकर्ता ने कहा, बेशक। हालांकि प्रयोग आपके अपने उपकरणों के साथ किया जाना चाहिए। लिन मिंग अचानक चुप हो गया। एक हथियार जिसकी कीमत कई हजार स्वर्ण टैल है। उन्होंने कहा कि नीलामी घर के लिए कई हजार स्वर्ण टैल मूल्य के हथियार को प्रयोग के तौर पर परीक्षण हेतु रखना असंभव था। यदि लिन मिंग एक शिलालेख मास्टर होते तो चीजें अलग होती, क्योंकि मास्टरों की प्रतिष्ठा होती है और उन्हें अपने शिलालेखों की जांच की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा नीलामी घर ऐसे व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध रखने में प्रसन्न होगा तथा अपने हथियार भी उपलब्ध कराएगा। लिन मिंग के सर्वोच्च मूल्य के क्षण में उसके पास केवल 800 टैल सोना था। वह ऐसा हथियार कहां से लाएगा जिसकी कीमत कई हजार टैल सोने के बराबर हो और जिस पर अभिलेख खुदवाया जा सके। उन्होंने बहस करने या कुछ और कहने की जहमत नहीं उठाई। वह ये कह सकते थे कि उनके उपकरणों को किसी भी तरह से नुकसान नहीं हुआ होगा, लेकिन उनकी बात पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं था क्योंकि शिलालेख पर अंकित आत्मिक शक्ति वास्तव में बहुत कमजोर थी। इसलिए लिन मिंग ने अपने 4 प्रतीक पत्र लिए और स्काई फॉर्चून आधिकारिक नीलामी घर से बाहर जाने के लिए मुड़ गया। कॉमा 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 क्षमा करें, लेकिन हमें अभिलेख एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमाण की आवश्यकता है या अभिलेख मास्टर को उपलब्ध कराए गए हस्ताक्षरित नोटरी की आवश्यकता है। स्काई फॉर्चून सिटी व्यापार मेले में व्यापारी ने लिन मिंग की उम्र देखकर उसे सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया था। ये एक विनम्र अस्वीकृति थी। इसके बाद लिन मिंग कई निजी दुकानों पर गए और वहां लोगों का रवैया और भी खराब था। उन्होंने शिलालेख लेनदेन व्यापार मंडप की कोशिश की जो व्यापार संघ के अधिकार क्षेत्र में था। ये स्टोर भव्य और शानदार था, जिसमें 6 मंजिलें थीं, प्रत्येक मंजिल उच्च श्रेणी के प्रतिष्ठानों से भरी हुई थी और परिष्कृत वातावरण प्रदान करती थी। सब कुछ महंगा था, कुछ भी सस्ता नहीं था, सामान कुछ 100 से लेकर कई हजार स्वर्ण टैल तक का था। यहाँ तक कि दुकानदार भी अनावश्यक रूप से अहंकारी थे। यदि कोई अमीर युवा मालिक आता तो वे विनम्र होते और चाय, दयालु शब्द और कभी न खत्म होने वाली चाटुकारिता पेश करते। लेकिन बेचारे सेल्समैनों को पीछे से सीधे बूट के अलावा कुछ नहीं मिला। कुछ लोगों ने तो कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि अधीरता से उसे दूर भगा दिया। देखो बच्चे, यहाँ परेशानी मत खड़ी करो, तुम मेरे अच्छे व्यवसाय को अवरुद्ध कर रहे हो। अरे यह ऐसी जगह नहीं है जहाँ एक छोटे लड़के को आना चाहिए। ओह, अरे ग्राहक, आपको क्या चाहिए? आओ देखो। हाँ, बच्चे, मुझे यहाँ चिढ़ाने की कोशिश मत करो, मैं आज पहले ही हंस चुका हूँ। ये तो बस टॉयलेट पेपर है, और आपने इस टॉयलेट पेपर पर कुछ छोटी छोटी लपटें खींची हैं। क्या आपने सोचा कि यह एक शिलालेख था? हाँ, पूरे दिन में लिन मिंग ने 2 नीलामी घरों, एक व्यापार मेले और 5 खजाना व्यापार मंडपों का दौरा किया था जो सम्मानित परिवारों द्वारा स्थापित किए गए थे, और फिर भी उसे कोई खरीदार नहीं मिला था। जैसे ही वह ग्रेट क्लैरिटी पवेलियन में लौटा, लिन मिंग ने आह भरी। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि कुछ शिलालेख बेचना इतना कठिन होगा। हालांकि यह एक छोटा सा झटका मात्र था। उपेक्षापूर्ण तानों और उपहासों का लिन मिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मार्शल आर्ट की साधना से होने वाला उसका दर्द और पीड़ा उसके द्वारा अनुभव किए जाने वाले किसी भी मनोवैज्ञानिक दर्द से कई गुना अधिक थी। भले ही जू यान उसे लैन यून्युए, उसकी गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसकी निम्न साधना के बारे में ताना मार रहा था, लेकिन इनमें से कोई भी बात लिन मिंग के मार्शल आर्ट के दिल को प्रभावित नहीं कर सकी। उसने प्रतीक पत्र रख दिए और सच्चे आदिम अराजकता सूत्र का अभ्यास करना शुरू कर दिया। यद्यपि उसने इस महीने हर दिन शिलालेख तकनीकों का अभ्यास किया था, फिर भी वह सच्चे आदिम अराजकता सूत्र का अभ्यास करने के लिए कुछ समय निकालने में कामयाब रहा। अब उसकी कड़ी मेहनत के साथ सच्चे आदिम अराजकता सूत्र ने पहले स्तर की संपूर्णता को पहले ही समाप्त कर दिया था। उसकी अपनी मार्शल आर्ट साधना भी शरीर परिवर्तन के पहले स्तर के शिखर पर थी। 9 पत्थरों की ताकत और लोहे की लकड़ी को चकनाचूर कर सकने वाली मुट्ठी के साथ यह इस बात का प्रमाण था कि वह शरीर परिवर्तन के प्रथम स्तर शक्ति प्रशिक्षण के शिखर पर था। 9 पत्थर 900 जिन के बराबर थे। ये शरीर परिवर्तन के प्रथम स्तर का चरम था। लेकिन वास्तविकता ये थी कि लिन मिंग की वर्तमान ताकत 1000 जिन से कम नहीं थी। ऐसा अराजक गुणों का मुकाबला मेरिडियन के प्रभाव के कारण था जो उनके प्रशिक्षण पर था, और केवल इतना ही नहीं बल्कि उनकी ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। फिर भी लिन मिंग वास्तव में अभी भी शरीर परिवर्तन के पहले स्तर पर अटका हुआ था। सच्चे आदिम अराजकता सूत्र के साथ अपनी आत्मा शक्ति को प्रसारित करने के बाद लिन मिंग ने हड्डियों की अपनी समझ पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया।
उसकी अपनी हड्डियां निकालने का समय पहले से ही दक्षता और गति के अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच चुका था, यहां तक कि दूसरे स्तर का क्रूर जानवर भी उसकी अभ्यास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। दुर्भाग्यवश ग्रेट क्लैरिटी पवेलियन में भी तीसरे स्तर के क्रूर जानवर बहुत दुर्लभ थे। लिन मिंग इन दुर्लभ जानवरों पर अभ्यास करना चाहता था लेकिन असमर्थ था। इसलिए उसने एक उपाय सोचा और हड्डियां निकालने के लिए चाकू के सपाट पिछले हिस्से का उपयोग करना शुरू कर दिया। सामान्यतः हड्डियां निकालने वाला व्यक्ति सबसे तेज चाकू या कुल्हाड़ी या कोई अन्य धारदार औजार लेकर आता था। दूसरे स्तर के क्रूर जानवर की हड्डियां निकालने में भी अक्सर पूरा दिन लग जाता था। लेकिन लिन मिंग ने वास्तव में हड्डी निकालने के लिए चाकू के बहुत मोटे पिछले हिस्से का इस्तेमाल किया। यह अत्यंत कठिन और असंभव था। चाकू से ऐसा महसूस होता था मानो वह ठोस चट्टान को काट रहा हो और प्रत्येक इंच को काटने के लिए अत्यधिक प्रयास और शक्ति की आवश्यकता थी। ये लिन मिंग को कौशल को समझने के दौरान लगातार अपनी शारीरिक क्षमता को सीमा तक समाप्त। पहले एक दूसरे स्तर के क्रूर जानवर की हड्डियां निकालने की तुलना में एक कटोरी चावल खाने में अधिक समय लगता था, लेकिन अब 2 घंटे भी इसे पूरा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। ऐसा करने के बाद भी वह पसीने से लथपथ था। शुक्र है कि परिणाम अभी भी अच्छे थे और उसने मांस के टुकड़ों को पहले की तरह ही बड़े करीने से काटा। यदि ग्रेट क्लैरिटी पवेलियन को पता चल जाता कि लिन मिंग इन दूसरे स्तर के क्रूर जानवरों की हड्डियां सिर्फ चाकू के पिछले हिस्से से निकालने जा रहा है, तो वे न केवल लिन मिंग को निकटतम अस्पताल में भर्ती करा देते, बल्कि खुद भी वहां भर्ती हो जाते। एक रात के अभ्यास के बाद लिन मिंग पूरी तरह थक गया था। वह शिलालेख संबंधी बातें पूरी तरह भूल गया और सीधे सो गया। एक रात के गहन विश्राम के बाद लिन मिंग भोर से पहले जागा और अपनी मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए जो पर्वत पर अपने गुप्त स्थान की ओर चला गया। एक के बाद एक प्रहारों के साथ सूर्य आकाश में उगने लगा। इसी समय एक युवा लड़का घास के मैदान से आया। वह लंबा, स्वस्थ दिखने वाला लड़का था जो सफेद कपड़े पहने हुए था। भाई लिन, तुमने मुझसे कल ये क्यों पूछा कि शिलालेख चिन्ह कहाँ बेचे जाते हैं? क्या तुमने सचमुच कुछ उत्कीर्णन पूरा कर लिया है? ये लड़का वास्तव में लिन शियाओदोंग था। कल लगभग इसी समय लिन मिंग ने उससे पूछा था और उसने बिना सोचे समझे जवाब दे दिया था। लेकिन इसके बारे में अधिक से अधिक सोचने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे लिन मिंग कोई भी शिलालेख बनाने में सक्षम हो सके। यद्यपि लिन शियाओदोंग को शिलालेख की गहरी समझ नहीं थी, फिर भी वह जानता था कि लिन मिंग के लिए एक पूर्ण शिलालेख प्रतीक बनाना असंभव था। संभवतः ये कोई घटिया या आधा अधूरा उत्पाद था, और यदि वह ऐसा कुछ बेचने के लिए व्यापार मेले में लाता तो व्यापारियों द्वारा उसे ठग समझकर उसकी पिटाई कर दी जाती। लिन मिंग मुस्कुराए और सिर हिलाया। मैंने कुछ खत्म कर दिया। लिन शियाओदोंग का दिल दुखा। तुम उन्हें बेचने के लिए लाए हो? लेकिन मैंने कोई नहीं बेचा। यह उम्मीद की जा रही थी कि उसने कुछ भी नहीं बेचा होगा। ये व्यापारी मूर्ख नहीं थे। लिन शियाओदोंग ने थोड़ी चिंता के साथ अपने दोस्त का जायजा लिया। उसकी पिल्ला जैसी आंखें चिंता से भरी हुई थी जब उसने पूछा, भाई लिन, तुम्हें पीटा तो नहीं गया था? लिन मिंग स्तब्ध होकर चुप हो गया। उनके इस छोटे भाई की कल्पनाशीलता सचमुच बहुत तीव्र थी। वह जोर से हंसने लगा और अपने दोस्त के कंधे पर थपथपाया। मैंने वास्तव में शिलालेख प्रतीकों को पूरा किया है और मैं कोई दूसरा हाथ ठग नहीं हूं, मुझे क्यों पीटा जाएगा? ये कहते हुए उसने 4 प्रतीक पत्र निकाले जिन पर उसने पिछले महीने मेहनत की थी और उन्हें लिन शियाओदोंग को दिखाया। वह नहीं चाहता था कि वह उसके बारे में चिंता करे। हालांकि जैसे ही लिन शियाओदोंग ने इन 4 प्रतीक पत्रों को देखा, उसका चेहरा तुरंत भय से सख्त हो गया। इन प्रतीक पत्रों का स्वरूप वास्तव में देखने में भयानक था। उसने अनुमान लगाया कि लिन मिंग के शिलालेख शायद 2 दर्जे के होंगे या दोषपूर्ण भी होंगे, लेकिन यह तो बहुत ज्यादा था। कागज गाढ़ा पीला था। ये देखने में बहुत बार इस्तेमाल किए गए टॉयलेट पेपर जैसा लग रहा था। केवल कोई मूर्ख ही इसे खरीदेगा। लिन शियाओदोंग ने पहले भी शिलालेख स्वामी द्वारा बनाए गए कई प्रतीक पत्र देखे थे और वे हमेशा चमकीले, साफ चादरों पर झिलमिलाते रंगों के होते थे। लिन शियाओदोंग ऐसा लग रहा था जैसे उसने खराब दलिया खा लिया हो। उसने एक सूखी मुस्कान छोड़ी। हे मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई। उनमें लिन मिंग को शर्मिंदा करने की हिम्मत नहीं थी, जो शायद पीड़ित था। वह केवल उन सैकड़ों टेल पदार्थों के बारे में सोच सकता था जो अधिक उपयोग में लाए गए टॉयलेट पेपर बन गए थे। लिन शियाओदोंग का दिल तुरंत दर्द से भर गया। ये वास्तव में पैसे की बर्बादी थी। लिन मिंग ने देखा कि लिन शियाओदोंग की अभिव्यक्ति बदल गई थी और वह अनुमान लगा सकता था कि वह उस समय क्या सोच रहा था। उन्होंने बस प्रतीक पत्र को एक तरफ रख दिया। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह लिन शियाओदोंग को ये बात ठीक से समझा सके कि वह इसे समझ सके। भाई लिन, मुझे कहना होगा कि अपनी प्रतिभा और प्रयास से आप जल्द ही या बाद में नाड़ी संक्षेपण अवधि को तोड़ देंगे। इसमें क्यों परेशान हो? लिन शियाओदोंग ने अपने अच्छे दोस्त को मनाने के लिए गाजर वाला तरीका अपनाने का फैसला किया। स्पष्टतः छड़ी ने काम नहीं किया था। लिन मिंग मुस्कुराया और चुप रहा। लिन शियाओदोंग गलत नहीं था। भले ही उन्होंने अंकन की चिंता नहीं की, लेकिन ये केवल समय की बात थी जब तक वह पल्स संघनन चरण तक नहीं पहुंच गए। यहां तक कि हावाइयन चरण या यहां तक कि प्रसिद्ध जियांतियन चरण भी अधिक कठिन नहीं होगा। लेकिन मार्शल पथ पर चलना एक दैनिक संघर्ष था और समय किसी का इंतजार नहीं करता था।
यदि उन्होंने युवावस्था में अपनी खेती में यथाशीघ्र सुधार नहीं किया तो उम्र बढ़ने के साथ साथ यह और भी कठिन होता जाएगा। यदि वह विशेष औषधियों या जादुई वस्तुओं का उपयोग नहीं करता और केवल अपने स्वयं के परिश्रम पर निर्भर रहता, तो भले ही उसके पास ठोस आधार हो, फिर भी उसे बहुत अधिक समय लग जाता। वह समय जिसे लिन मिन खर्च नहीं कर सकता था। इसलिए उसे शिलालेख तकनीक का उपयोग करके पैसा कमाने की जरूरत थी और वह जितना संभव हो सके उतने शॉर्टकट अपनाना चाहता था। उन्होंने कहा, शियाओडोंग, पहले तुम वापस जाओ, मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं। मामला, भाई लिन, आप इन प्रतीक पत्रों को बेचने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं ना? लिन मिंग ने हंसते हुए कहा, इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो, मैं पहले से ही जानता हूं कि चीजें कैसी हैं। जब उसने ये कहा तब तक लिन मिंग कई दर्जन मीटर आगे निकल चुका था। भाड़ में जाओ। लिन शियाओदोंग ने देखा कि लिन मिंग गायब हो गया था और वह केवल उसकी पीठ पर कोस सकता था। वह जानता था कि लिन मिंग ने अपना रास्ता तय कर लिया है और वह उसे बदल नहीं सकता। मेरे भाई, ओ मेरे भाई, कृपया सावधान रहो। हालांकि लिन मिंग के पास वास्तव में दृढ़ इच्छाशक्ति और आकांक्षाएं थीं, फिर भी कुछ चीजें स्वर्ग के नियंत्रण से भी परे थीं। कॉमा 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 हालांकि स्काई फॉर्चून सिटी में कई दुकानें थीं, लेकिन शिलालेख चिन्ह बेचने की योग्यता रखने वाली दुकानें बहुत अधिक नहीं थीं। नीलामी घरों और व्यापार मेलों को मिलाकर कुल संख्या 30 से भी कम थी। इनमें से लिन मिंग पहले ही अधिकांश का दौरा कर चुका था और बिना किसी अपवाद के उसे सभी ने अस्वीकार कर दिया था। बात बस इतनी सी थी कि वह केवल एक प्रशिक्षु था। कभी कभी कोई प्रशिक्षु भाग्यशाली हो जाता है और एक पूर्ण उत्पाद बना देता है, लेकिन कोई भी ऐसे संदिग्ध उत्पाद पर अपने बहुमूल्य हथियारों को बर्बाद नहीं करना चाहेगा। लिन मिंग इस असफलता से थोड़ा निराश हुआ, लेकिन इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह मन ही मन जानता था कि उसे बस कुछ और समय की आवश्यकता है और फिर वह अपने परिश्रम का फल देखेगा। आप हमें ये शिलालेख थोक में बेचना चाहते हैं? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो छोटे बच्चे? तुम इतने युवा हो और फिर भी तुम इतना बेईमान काम करना चाहते हो? इसे बेचा नहीं जा सकता। जाओ जाओ और मुझे व्यापार करने में विलंब मत करो। तुम रास्ता रोक रहे हो। 100 ट्रेजर हॉल के स्टोकीपर ने अधीरता से उसे दूर जाने का इशारा किया। निजी दुकान मालिकों का व्यवहार हमेशा अधिक पेशेवर नीलामी घरों से भी बदतर रहा है। लिन मिंग ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसने एक जाना पहचाना चेहरा देखा। ये एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा था, लेकिन वह इसे देखने से हिचकिचा रहा था। उससे कुछ ही दूरी पर हल्के पीले रंग के कपड़े पहने 2 लड़कियां खड़ी थीं। उनमें से एक वह थी जो कुछ महीने पहले वादा की गई बैठक से चूक गई थी और जुयान के साथ साथ गहन मार्शल हाउस लैन यून्युए में जाने के लिए गई थी। लैन यून्युए भी अभी अभी आई थी और उसने लिन मिंग के हाथ में 4 मैले कुचैले प्रतीक पत्रों को देखा और उन शब्दों के बारे में सोचा जो दुकानदार ने अभी अभी कहे थे। उसका भीगा हुआ रंग बदल गया। लैन यून्युए ने पहले कभी शिलालेख प्रतीक कागज नहीं देखे थे, लेकिन अगर उसने देखे भी होते तो वह उन काल्पनिक वस्तुओं को लिन मिंग के हाथ में मौजूद इन खुरदुरे कागजों से नहीं जोड़ती। उसने अनुमान लगाया कि लिन मिंग सामान को फिर से बेच रहा था। कुछ सामान की कीमत ज्यादा नहीं थी और वे ऐसी चीजों को खरीदने की कोशिश करते थे और उन्हें मूल्य अंतर के लिए अधिक सामान्य निचले अंत वाले बाजारों में बेचते थे। इस तरह के काम में लाभ कम था और सबसे बड़ी बात यह थी कि यह ऐसा काम नहीं था जिसे लेकर कोई अपना सिर ऊंचा रख सके। इसके अलावा लिन मिंग का परिवार अमीर नहीं था और उसे जीवनयापन के दैनिक खर्चों के साथ साथ मार्शल आर्ट की साधना का खर्च भी उठाना पड़ता था। हाल ही में उसके पास पैसे की कमी रही होगी और इसलिए उसने जो भी संभव हो सका प्रयास किया। यह विचार आते ही लैन यून्युए ने आह भरी। वह नहीं जानती थी कि इस स्थिति में उसे कुछ कहना चाहिए या नहीं। उसे लगा जैसे उसकी कही कोई भी बात लिन मिंग की गरिमा को ठेस पहुंचा सकती है, लेकिन वह ये भी दिखावा नहीं कर सकती थी कि उसने उसे देखा ही नहीं है। अब तक दुकानदार ने लैन यून्युए को देख लिया था और उसका बदसूरत चेहरा तुरंत स्वागत में मुस्कुराया। अतीत से अब तक ऐसा लगता था जैसे वह एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति थे। यह युवती, आप क्या सामान खरीदना चाह रही थीं? कल आपने तलवार खरीदी, क्या इसका उपयोग करना आसान था? अरे हाँ, और वह युवा मास्टर जो कल आपके साथ आया था, क्या आप सब साथ आए थे? मैं उसे नहीं देख पा रहा हूँ। ये स्पष्ट था कि दुकानदार ने युवा मालिक का जिक्र जुयान के लिए किया था। दुकानदार के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर लिन मिंग को भी पता चल गया कि पिछली बार जब जुयान लैन यून्युए के साथ यहाँ आया था तो दुकानदार ने खूब पैसा कमाया था। लैन यून्युए ने नहीं सोचा था कि दुकानदार इस समय जुयान का जिक्र करेगा, जिससे स्थिति और अधिक अजीब और तनावपूर्ण हो गई। वह ये स्पष्ट करना चाहती थी कि उसने जुयान के साथ कुछ नहीं किया है, लेकिन उसने ये शब्द अपनी जुबान पर रोक रखे थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपने आप को मजबूत किया। वह अब छोटी बच्ची नहीं रही थी और उसे इन बातों के बारे में स्पष्ट होना था। देर सवेर उसकी शादी जू परिवार में होगी और हालांकि वह जुयान को पसंद नहीं करती थी, लेकिन अपने लक्ष्यों के लिए उसने अपनी नियति के आगे घुटने टेक दिए थे और विश्वासघात का रास्ता चुना था। थोड़ी और तनावपूर्ण असहजता के बाद लैन यून्युए ने धीमी आवाज में पूछा, काफी समय हो गया है, क्या आप ठीक हैं? ठीक है, लिन मिंग ने शांति से उत्तर दिया। जो कुछ अतीत में था वह अतीत में था, वह इन मामलों पर विस्तार से बात नहीं करना चाहता था। ठीक है,
यदि आप सचमुच ठीक थे तो आप वहां कैसे थे? एक 15 साल का लड़का खेती के दर्द से पीड़ित है, साथ ही उसे अपनी आजीविका की भी चिंता है और दूसरों का उपहास भी सहना पड़ रहा है। क्या ये वास्तव में ठीक था? लैन यून्युए को लिन मिंग की जिद का पता था, लेकिन उसका ऐसा रूप देखकर वह केवल आग्रह कर सकती थी, आपने वापस लौटने के बारे में नहीं सोचा था। वापसी? वापस कहाँ मुड़ें? हा, क्या आप मुझे मार्शल आर्ट छोड़ने के लिए कह रहे हैं? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि मार्शल आर्ट सीखना शरीर के लिए खतरनाक है। यदि आपके पास दवा खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो स्थायी विकलांगता से पीड़ित होना आसान है। लैन यूनुए ने आह भरी और उसकी नज़र लिन मिन के हाथ में प्रतीक पत्रों पर पड़ी। कुछ छोटे सामानों को पुनः बेचकर जो पैसा मिलता है, वह मार्शल आर्ट की साधना की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपने अभी तक किसी भी चीज़ से पीड़ित हैं। मुझे पता है कि आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन मैं यह नहीं सोचना चाहता कि बाद में जीवन में आप केवल बिस्तर पर पड़े रहेंगे। उसके दिल की बात सुनकर लिनमिंग मुस्कुराया और कहा, सलाह के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं कभी प्रयत्न नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने अपना हाथ उठाया और प्रतीक पत्र पर जलती हुई सुंदर लौ की छवि की ओर इशारा करते हुए कहा, युद्ध कलाकार का मार्ग इस लौ की तरह है। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने से केवल दर्द ही होगा। खतरे अनगिनत हैं और रास्ता बाधाओं से भरा है। जो कोई भी इस राख पर चलेगा वह अंततः राख में बदल जाएगा, लेकिन सच्चा मार्शल कलाकार इस राख से पुनर्जन्म लेगा। यदि मैं एक छोटा और कमजोर पतंगा भी होता तो भी बिना किसी हिचकिचाहट के आग की लपटों में चला जाता। मैं अपने भाग्य से लड़ूंगी, क्योंकि मुझे अपने संसार का अनुभव करने और एक ज्वलंत फीनिक्स के रूप में पुनर्जन्म लेने का अवसर लाखों में एक बार मिलेगा। और अब भी मैं पतंगा नहीं हूं। लिन मिंग ने ये शब्द हल्की मुस्कान के साथ कहे। उन्होंने अपने प्रतीक पत्र एक तरफ रख दिए और चुपचाप चले गए, केवल अपनी एकाकी लेकिन गर्वित पीठ की छाया ही छोड़ गए। लिन मिंग ने 100 खजाने हॉल को प्रकाश की ओर एक पतंगे की तरह छोड़ दिया। यह उनकी मार्शल आर्ट का मूल था। यह उनका दाव था। वह उस दिन तक दृढ़ रहेगा जब तक वह निर्वाण तक नहीं पहुंच जाता। वह उस दिन तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक वह आसमान में न उड़ जाए। लिन मिंग का अंतिम पड़ाव रेड मेपल नीलामी घर था। लिन मिंग को सफलता का कोई विचार पसंद नहीं आया, और जैसा कि उसने सोचा था, नीलामी घर की खूबसूरत नीलामीकर्ता उसे मना करने के लिए स्वयं सामने आ गई थी। हालांकि इस खूबसूरत महिला को लगा कि लिन मिंग के साथ थोड़ा अनुचित व्यवहार किया गया था, इसलिए उसने उसे 2 सुझाव दिए। सबसे पहले, उसे शिलालेख एसोसिएशन का प्रयास करना चाहिए। शायद वे संग्रह या शैक्षिकी उपयोग के लिए उनके प्रतीक पत्रों को खरीदने में रुचि रखते हों। सामान्यतः प्रशिक्षु स्तर का शिलालेख चिन्ह अपेक्षाकृत दुर्लभ होता था, क्योंकि इसकी सफलता दर कम थी, लेकिन लिन मिंग के पास 4 थे, इसलिए यह और भी अधिक दुर्लभ था। दूसरे, वह शहर के चौराहे पर जाकर अपना सामान बेचने का प्रयास कर सकता था। लिन मिंग इससे पहले शिलालेख एसोसिएशन में नहीं गए थे। उनके पास एक वास्तविक शिलालेख मास्टर की साख नहीं थी, और यहां तक कि एक शीर्ष स्तर के शिलालेख मास्टर भी लिन मिंग के शिलालेखों के पीछे के रहस्यों को देखने में असमर्थ थे। स्काई फॉर्चून किंगडम की शिलालेख तकनीक और देवताओं के दायरे के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। लिन मिंग केवल यही कर सकता था कि वह शहर के चौराहे के केंद्र में जाए और वहां अपने प्रतीक पत्र बेचने की उम्मीद करे। दुर्भाग्यवश उचित मूल्य मिलना असंभव था। यद्यपि शहर का चौक एक निम्न स्तरीय व्यापारिक केंद्र था, फिर भी ये सरकार द्वारा समर्थित एक आधिकारिक प्रतिष्ठान था। यहाँ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध थीं जिन्हें कमीशन पर बेचा जा सकता था। व्यापार केंद्र 5% लेता था, लेकिन केंद्र की प्रतिष्ठा अच्छी तरह से ज्ञात थी और धोखाधड़ी का कोई डर नहीं था, इसलिए कई लोगों ने ऐसा करना चुना। व्यापार केंद्र में प्रवेश के लिए गुणवत्ता की सीमा कम थी। जब तक वह असली हो और नकल न हो, तब तक कोई भी सामान उचित मूल्य पर बेचा जा सकता था। लिन मिंग के शिलालेख प्रतीक स्वाभाविक रूप से असली थे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता था, लेकिन यह सिर्फ एक प्रशिक्षु का काम था, इसलिए इसका मूल्य कम था। व्यापार केंद्र के मूल्यांकनकर्ता ने उसके सामान की जांच करने के बाद मोटे आदमी ने उसे 100 स्वर्ण टैल की शुरुआती कीमत की पेशकश की। ये संख्या सुनकर लिन मिंग केवल चुप रह गया। आपकी बहन, ये क्या है? शिलालेख के लिए सामग्री की लागत 7 to 800 स्वर्ण टाइल थी, और व्यापार केंद्र ने एक के लिए 100 स्वर्ण टाइल की पेशकश की। यदि वह इसे 100 स्वर्ण टाइल में बेचता, तो लिन मिंग को केवल 400 स्वर्ण टाइल ही प्राप्त होते। तो आप बेचना चाहते हैं या नहीं? लिन मिंग ने अपने दांत पीसते हुए कहा, हाँ, मैं बेचूंगा। मैं 2 बेचूंगा। लिन मिंग ने हाल ही में अपना सारा पैसा खर्च कर दिया था। यदि उसे बड़ा वेतन और ग्रेट क्लैरिटी पवेलियन की अच्छी स्थितियां न मिलती, तो वह सड़कों पर भूख से मर रहा होता। भले ही उसे घाटे में बेचना पड़े, फिर भी वह 2 बेचना स्वीकार कर सकता था। जहां तक अन्य 2 का सवाल है, तो वह कुछ समय तक इंतजार करेंगे। उसका दिल आखिरी 2 को 100 to 100 टैल सोने के भाव पर बेचने को तैयार नहीं था। अपना पता छोड़ दो, मोटे मूल्यांकनकर्ता ने कहा। व्यापार केंद्र केवल कमीशन वस्तुओं की बिक्री के लिए जिम्मेदार था। जब लोग सामान खरीद लेंगे तभी उन्हें भुगतान किया जाएगा। लिन मिंग के लिए इन 2 शिलालेख प्रतीकों की बिक्री भी निश्चित नहीं थी। 1 महीने के पट्टे के लिए निम्न किराया 1 स्वर्ण टैल, मध्यम किराया 3 स्वर्ण टैल और उच्च किराया 5 स्वर्ण टैल है।
यदि उस समयावधि के बाद भी वस्तु नहीं बिक पाती है तो वह वस्तु बिक्री से हटा दी जाती है और पैसा वापस नहीं किया जाता है। मोटे मूल्यांकनकर्ता ने कहा, भाड़ में जाओ। इसके लिए भी धन की आवश्यकता थी, परंतु उसकी किस्मत सचमुच बहुत खराब थी। उसने अपना सिर घुमाया और इसके बारे में सोचा। उच्च किराया स्पष्टतः सर्वोत्तम था, उसके बाद मध्यम किराया था। कम किराए का मकान शायद किसी छायादार कोने में था, जहां कोई भी उसकी वस्तुओं को नहीं देख सकता था। लिन मिंग ने अपनी जेब से 5 सोने के टैल निकाले और 3 सोने के टैल सक्षम पर थमा दिए। मैं मध्यम किराया लूंगा। ये सोचना कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह शिलालेख किसी मास्टर से भी बदतर नहीं था, लेकिन अब यह केवल 100 टैल सोने में बिकता था और उसे किराए के साथ साथ 5% कर भी देना पड़ता था। और यह इस बात पर भी निर्भर करता था कि कोई उसकी वस्तुएं खरीदता है या नहीं। लिन मिंग ने आह भरी। अज्ञात रहना सचमुच कठिन था। उसने सोने के 2 सिक्के वापस अपनी जेब में रख लिए और मुस्कुराने का नाटक किया। अपनी मार्शल आर्ट को निखारने के लिए कोई दुर्लभ औषधियां खरीदने की बात तो दूर, यदि उसे पर्याप्त भोजन मिल जाए तो वह भाग्यशाली होगा। दवाओं और अन्य किसी भी सामग्री के बिना लिनमिन को अपने अच्छे भाई लिन शियाओदोंग से पैसे उधार मांगना सही नहीं लगा। इसलिए वह जो पर्वत में ही रहे और सच्चे आदिम अराजकता फॉर्मूले का अभ्यास किया। एक एक करके दिन इसी तरह बीतते गए। 7 दिन बीत चुके थे। शहर का व्यापारिक केंद्र हमेशा से ही एक हलचल भरा स्थान रहा है। कुछ समझदार लोग यहाँ आते थे और कुछ दुर्लभ वस्तुओं को, जो खो गई हों, कम कीमत पर खरीद लेते थे। एक छिपे हुए खजाने को पाना एक सुखद अनुभूति थी। हालांकि ये लोग आमतौर पर औषधीय जड़ी बूटियों या शिलालेख प्रतीकों को नहीं देखते थे, उनकी गुणवत्ता को देख पाना बहुत कठिन था, इसलिए वे अक्सर इन वस्तुओं को छोड़ देते थे। इस वजह से सैकड़ों हजारों ग्राहक आए, लेकिन लिन मिन का शिलालेख चिन्ह शांति से शेल्फ पर ही रहा, क्योंकि किसी ने इसके लिए पूछा ही नहीं। लेकिन आज एक लंबा, बलिष्ठ आदमी जिसका ऊपरी शरीर बड़ा था, व्यापार केंद्र में टहलता हुआ आया। उसका पूरा शरीर मोटी मांसपेशियों से घिरा हुआ था और वह देखने में कठोर लग रहा था। वह सचमुच एक डराने वाला आदमी था। वह अपनी पीठ पर 4 फुट लंबी तलवार लटकाए हुए था और मुसीबत की तलाश में लगे बाघ की तरह गर्व से चल रहा था। उस व्यक्ति की आंखें ठंडी थीं, उसका शरीर जख्मों से भरा हुआ था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने जीवन और मृत्यु के अनगिनत अनुभव प्राप्त किए थे। यह आदमी सचमुच एक हत्यारा था। मार्शल हाउस में प्रशिक्षण लेने वाले छोटे लड़के उसकी उपस्थिति की तुलना नहीं कर सकते थे। इस व्यक्ति को देखकर मोटा मूल्यांकनकर्ता सिकुड़ गया। यह आदमी शरीर परिवर्तन के 5वें स्तर पर था, अस्थि संरचना के शिखर पर एक शक्तिशाली मशीन। यह व्यक्ति नाड़ी संक्षेपण काल से केवल एक कदम दूर था, लेकिन इस एक कदम को इतने सारे लोग पार नहीं कर पाए कि वे अपने पूरे जीवन में इसे पार कर सकें। ग्राहक क्या खरीदना चाहता है? मोटा मूल्यांकनकर्ता खड़ा हुआ और अभिवादन किया। वह आदमी एक भी शब्द नहीं बोला और बस इधर उधर देखता रहा, इसलिए चतुराई से मूल्यांकनकर्ता भी चुप रहा। आदमी ने दुकान में चारों ओर देखा और ऐसा नहीं लगा कि किसी चीज में उसकी रुचि थी, जब तक कि अचानक उसने कांच के शीशों के बीच दबाए गए कागज के 2 पीले पर्चों की ओर इशारा नहीं किया। ये शिलालेख प्रतीक है? हाँ, ये 100 स्वर्ण टैल है, आदमी ने आश्चर्य से कहा। सामान्य शिलालेख प्रतीक की कीमत 1000 स्वर्ण टैल से अधिक थी। 100 स्वर्ण टैल सचमुच सस्ते थे। दुकानदार ने सच सच कहा। यह एक शिलालेख प्रशिक्षु का उत्पाद है। उनकी साधना का स्तर अभी शरीर परिवर्तन के 3रे स्तर पर है। इससे मिलने वाली बढ़ी हुई ताकत संभवतः केवल 10% तक ही होगी। 10%? आदमी ने बाहें सिकोड़ी। ये वास्तव में बहुत कम संख्या थी, लेकिन अफसोस, वह 1000 स्वर्ण टैल से अधिक मूल्य के शिलालेख चिन्ह खरीदने में असमर्थ था। इस नायक का नाम ताई फैंग था। उनकी पृष्ठभूमि सामान्य थी और उनका वेतन सेना द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं पर निर्भर था। उन्हें अपनी दवाइयों के साथ साथ अपने बुजुर्ग माता पिता की भी देखभाल करनी थी, इसलिए वे अधिक मात्रा में सोना खर्च नहीं कर सकते थे। 1000 स्वर्ण टैल भी नहीं, लेकिन 100 भी काफी भारी कीमत थी। 1 महीने पहले ताई फैंग सशस्त्र बलों के साथ एक अभियान पर गया था और दुश्मन नेता का सिर ले आया था, जो हड्डी बनाने के चरण में था। उसने अपनी तलवार युद्ध की लूट के रूप में ले ली। ये तलवार मानव चरण का खजाना थी। सेना के नियम थे कि अर्जित खजाना व्यक्ति का अपना होता था। इस तरह ताई फैंग को एक कीमती तलवार प्राप्त हुई। हालांकि तलवार क्षतिग्रस्त हो गई थी, तलवार की नोक टूट गई थी। यह अधूरा खजाना केवल सीमित प्रभाव ही दिखा सका। जब युद्ध कलाकार ने अपनी आत्मशक्ति को हथियार में केंद्रित किया, तो तलवार अधूरी होने के कारण युद्ध शक्ति भी कम हो गई। इसके अलावा ताई फैंग इस बात से भी निराश था कि तलवार पर कोई शिलालेख नहीं था, इसलिए इसकी ताकत एक स्तर से भी कम थी। ताई फैंग ने इस पर कोई शिलालेख उत्कीर्ण कराने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि वह इसकी ऊंची कीमत वहन करने में असमर्थ थे, और चूंकि तलवार क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, इसलिए यह कहा जा सकता था कि यह शिलालेख के प्रतीक के योग्य नहीं है। लेकिन एक प्रशिक्षु से इस शिलालेख को देखकर उन्हें इसका आकर्षण समझ में आने लगा। सामान्यतः किसी प्रतीक की शक्ति में 30% की वृद्धि करने के लिए लगभग 1500 स्वर्ण टैल की आवश्यकता होती है, लेकिन इससे हथियार की कीमत में केवल 10% की वृद्धि हुई, इसलिए कीमत केवल 100 स्वर्ण टैल रह गई। लागत की तुलना में प्रभावशीलता का अनुपात उच्च था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह इसे वहन कर सकता था। कल सेना की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का 3रा राउंड था।
उनका अगला प्रतिद्वंद्वी काफी कठिन था। यदि वह अपनी तलवार की ताकत थोड़ी सी बढ़ा सके तो उसकी जीत की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी। इस प्रतियोगिता में 30 वर्ष की आयु के भीतर सभी मार्शल कलाकारों को भाग लेना अनिवार्य था। यदि किसी का परिणाम अच्छा होता तो उसे बड़े पुरस्कार मिलते या सैन्य रैंक में पदोन्नति भी मिलती। टाई फैंग के सैन्य कारनामे पहले से ही वर्षों में संचित हो चुके थे। यदि इस बार उसने अच्छे परिणाम दिखाए तो उसे 10,000 सैनिकों का कप्तान भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा वह पुरस्कार भी चाहता था। 10 साल पहले उसकी मां ने हर्बल दवाइयां खरीदी थी ताकि वह अपनी मार्शल आर्ट का अभ्यास जारी रख सके और एक चट्टान से गिरकर उसकी दोनों टांगें टूट गई थीं। तब से वह बिस्तर तक ही सीमित थी। टाई फैंग ने स्वर्ग की कसम खाकर कहा कि वह अपनी मां के लिए दुर्लभ औषधि ब्लैक जेड पेस्ट खरीदेगा। यदि काले जेड पेस्ट को सही तरीके से लगाया जाए तो ये टूटी हुई हड्डियों को ठीक करने की क्षमता रखता है। इससे वह अपनी मां के दोनों पैरों को ठीक कर सकेगा और वह फिर से चलने में सक्षम हो सकेगी। लेकिन इस दुर्लभ औषधि की कीमत 5000 स्वर्ण टेल थी। अब उसके लिए यह एक अकल्पनीय आंकड़ा था। इस बात को ध्यान में रखते हुए टाई फैंग को अपने हाथों से जीत हासिल करनी होगी। कल टूर्नामेंट का तीसरा दिन था और मार्शल किन जियाओ भी व्यक्तिगत रूप से इसमें भाग लेंगे। वह देश में नंबर 1 व्यक्ति थे। जब इतना कुछ दांव पर लगा था तो उसके लिए हारना संभव नहीं था। अपने परिवार के लिए, अपनी मां के लिए, टाई फैंग ने अपने दांत पीसते हुए दुकानदार से कहा, यह शिलालेख प्रतीक, मैं इसे ले लूंगा। बिल्कुल नहीं। किसी तरह आप 95 टाइल सोना वापस लाने में कामयाब रहे। लिन शियाओडोंग ने लिन मिन के हाथ में बैंक नोट देखा और उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह असली था। वह यह नहीं कह सका कि उसके मन में क्या चल रहा था कि किसी दयनीय मूर्ख ने टॉयलेट पेपर का एक टुकड़ा खरीदने के लिए 95 स्वर्ण टेल खर्च कर दिए। यह 92 स्वर्ण टेल है, लिन मिंग ने कहा। शहर के चौकों का व्यापार केंद्र पैसे के मामले में बहुत तेज था। खरीद के अगले दिन उन्होंने लिन मिंग को उसका लाभ सौंप दिया। मूलतः ये 100 स्वर्ण टेल था तथा इसमें से 5% तथा किराए के लिए 3 स्वर्ण टेल निकालने के बाद 92 स्वर्ण टेल शेष बचे। एक शिलालेख प्रतीक जिसका न्यूनतम मूल्य 1000 टेल सोना होना चाहिए था, केवल 92 में बिका। ये जानकर लिन मिंग सचमुच अचंभित हो गया कि जिसने इसे खरीदा उसने इतना मुनाफा कमाया। लेकिन ये सच था कि जिन्होंने इसे खरीदा उन्होंने जोखिम उठाया था। 90 टेल सोना किसी भी प्रकार की दुर्लभ औषधि खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं था। ये केवल घावों को ठीक करने वाली सामान्य किस्म की दवा खरीदने के लिए पर्याप्त था। लिन मिंग ने कंधे उचकाए और कुछ सामग्री की तलाश में दवा की दुकान पर चला गया। उसे यह नहीं मालूम था कि इस समय कवच प्रांगण में अद्वितीय धूमधाम और भव्यता से परिपूर्ण एक प्रतियोगिता हो रही थी जिसमें मार्शल कलाकारों का एक भव्य समागम था। 10 माइल मैदान में तपती धूप में भारी लोहे के कवच पहने 10,000 सैनिक एक तंग वर्गाकार संरचना में खड़े थे। यदि कोई उनके पास जाता तो उसे युद्ध का आभास होता, मानो वह किसी प्राचीन युद्धभूमि में डूब रहा हो और मृत्यु का देवता उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा हो। ये आकाश भाग्य के राज्य के सबसे शानदार योद्धा थे, यहाँ तक कि एक को यादृच्छिक रूप से चुनकर भी। ये कहना कोई मजाक नहीं था कि वे 10 अन्य योद्धाओं के खिलाफ लड़ सकते हैं। इन सैनिकों के सामने सीटों की कतारें थीं। इसके मध्य में स्वर्ण कवच पहने एक व्यक्ति बैठा था। यद्यपि उसके कनपटी पर घने बाल पहले से ही सफेद हो रहे थे, फिर भी उसके चेहरे पर चमक थी और उसकी आंखें बाज की तरह तेज थीं। उन्होंने असीम शक्ति, नायकों में एक नायक की भावना दी। यह वही व्यक्ति था जिसकी ताकत ने 80 साल पहले पूर्वी सन कंट्री को तहस नहस कर दिया था, मार्शल किन शियाओ। यहाँ उनकी उपस्थिति से पता चला कि यह टूर्नामेंट कितना महत्वपूर्ण था। किन परिवार भी उपस्थित था, जिसमें किन शिंगक्सवान और उसके स्वामी मिस्टर मुई भी शामिल थे। मुई की उम्र पहले से ही 100 वर्ष थी। उनकी साधना हार्टियन के मध्य चरण तक पहुंच गई थी। वह स्काई फॉर्चून के सर्वोच्च गुरुओं में से एक थे तथा एक शिलालेख मास्टर भी थे। यहाँ तक कि आकाश भाग्य साम्राज्य के राजा को भी उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना पड़ा। किन परिवार के अलावा वहाँ हजारों अन्य सैन्य अधिकारी भी थे। स्काई फॉर्चून किंगडम में मार्शल आर्ट को बहुत सम्मान दिया जाता था, विशेष रूप से सेना में उच्च पदों पर प्रतिभाओं के चयन तथा युद्ध योद्धाओं की लड़ाकू भावना को बढ़ाने के लिए हर 3 वर्ष में एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी। इस प्रतियोगिता के लिए आवश्यक शर्त यह थी कि प्रतिभागी की आयु 30 वर्ष से कम हो तथा उसने कम से कम तीसरे स्तर का शारीरिक परिवर्तन हासिल कर लिया हो। हजारों प्रतियोगी इसमें भाग लेते थे और कई परीक्षणों और 3 राउंड के बाद केवल 50 ही बचते थे। अब प्रतियोगिता का तीसरा और अंतिम दौर शुरू हो रहा था। प्रतियोगी अपने अपने दौर पूरे कर चुके थे और जल्द ही केवल 50 ही शेष रह गए। यह अंतिम लड़ाई थी। प्रतियोगी अपनी सभी छिपी हुई क्षमताओं को सामने लाएंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे। जैसे ही प्रत्येक व्यक्ति अपना अंतिम प्रतिरोध करता, मंच प्रचंड आग की आभा से भर जाता। हालांकि प्रतियोगिता के शुरू होने पर उच्च अधिकारियों ने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। अब तक मैदान पर मौजूद प्रतियोगियों की संख्या या तो कम थी या उनके बीच बहुत अधिक असमानता थी। अब तक मुकाबला 20वें दौर तक पहुंच चुका था और कोई भी रोमांचक मुकाबला नहीं हुआ था। अब तक किन जियाओ को केवल परिणामों की ही चिंता थी। अब प्रतियोगिता 2 पक्षों में थी। उनमें से एक जनरल का बेटा था जो 29 साल का एक सुंदर युवक था और हड्डी गढ़ने के क्षेत्र में शिखर पर था। पिछले कुछ वर्षों में यह व्यक्ति अनेक मिशनों पर गया है और अपनी सेवा के लिए अनेक पदक और पुरस्कार अर्जित किए हैं। इन घटनाओं से उसकी शक्ति और बढ़ गई थी और उसके पास 2 खजाने भी थे, एक कृपान और एक कवच। इस कृपान पर एक शिलालेख मास्टर की उत्कीर्णन भी थी। इसकी ताकत कोई छोटी बात नहीं थी।
लेकिन दूसरी ओर एक साधारण पृष्ठभूमि का जन्मजात सैनिक था, उसका नाम टाई फैंग था। उनकी प्रतिभा उत्कृष्ट नहीं थी, लेकिन उन्होंने इतनी लगन से अभ्यास किया कि देखकर सांसें थम सी जाती थीं। वह युद्ध में निडर था, यहाँ तक कि मौत का भय भी उसे विचलित नहीं कर सका। उसने कई शत्रुओं को मार डाला था और अनेक पुण्य अर्जित किए थे, यहाँ तक कि जनरल के बच्चे से भी अधिक। अब टाई फैंग भी हड्डी फोजिन के शिखर पर था। दो सैनिकों के लिए अपनी आयु में इतनी समान और उच्च साधना प्राप्त करना दुर्लभ बात थी। युद्ध भूमि में अपने शत्रुओं का वध करने के पश्चात भविष्य में यह संभव था कि वे नाड़ी संघनन काल में प्रवेश कर देश के स्तंभ बन जाएं। जैसे ही रेफरी ने दोनों प्रतियोगियों के नामों की घोषणा की, चांदी से सजे जनरल खुशी और संतुष्टि से मुस्कुराए। मंच पर जो जा रहा था वह उसका बेटा था। हा, बूढ़े ली, आपके बेटे ने इस बार आपको सचमुच गौरवान्वित किया है। ये कहते हुए किन जियाओ मुस्कुराया। चांदी से चमकता ये जनरल कभी उनकी कमान में था और वे पुराने मित्र थे। कमांडर बहुत विनम्र है। मेरा ये बेचारा बेटा अनेक दुर्लभ औषधियों के साथ बड़ा हुआ है और फिर भी उसमें कोई विशेष आशा नहीं दिखी है। वह वास्तव में सफल होने का प्रयास नहीं कर रहा है। यद्यपि चांदी से सजे जनरल ने यह बात निंदा के साथ कही, लेकिन वह अपनी मुस्कान नहीं छिपा सके। वह अपने बेटे पर बहुत संतुष्ट और गर्वित थे। मम्मा, इस टाई फैंग के परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन आज उसे जीतना मुश्किल होगा। किन जियाओ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि युद्ध कौशल में अंतर था और दुर्लभ उपकरणों में भी असमानता थी। चांदी से सजे जनरल के बेटे के पास दो दुर्लभ खजाने थे और उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए उनके पास एक शिलालेख मास्टर की उत्कीर्णन भी थी। टाई फैंग एक साधारण पृष्ठभूमि से आया था, स्वाभाविक रूप से उसके पास ऐसी चीजें नहीं होंगी। ये लड़ाई निष्पक्ष नहीं लग रही थी, लेकिन स्काई फॉर्चून किंगडम के टूर्नामेंट हमेशा से निष्पक्ष रहे हैं। खजाने और उपकरण को सैनिक की अंतर्निहित ताकत का हिस्सा माना जाता था। युद्ध के मैदान में उपकरणों में असमानता के कारण यदि दुश्मन द्वारा आपको मार गिराया जाए तो क्या आप शिकायत कर सकते हैं कि यह अनुचित था? सेना के लिए प्रत्येक सैनिक को दुर्लभ उपकरण उपलब्ध कराना असंभव था। ऐसे में यदि कोई सैनिक तैयारी करना चाहता था तो उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी उसकी ताकत का एक हिस्सा बन जाती थी, बल्कि एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी। जब टाई फैंग मंच पर आए तो उन्होंने अपनी 4 फुट लंबी तलवार निकाली। किन जियाओ ने मुई की ओर रुख किया जो उसके बगल में बैठा था। मिस्टर मुई, क्या टाई फैंग की तलवार भी एक खजाना है? मुई ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और सिर हिलाया। वास्तव में खजाना है, लेकिन ये क्षतिग्रस्त है। ओह, क्षतिग्रस्त? मुई के ऐसा कहने के बाद किन जियाओ ने भी देखा कि तलवार की नोक चूक गई थी। ये वास्तव में एक क्षतिग्रस्त तलवार थी। मुई ने कहा, क्षतिग्रस्त उपकरण निश्चित रूप से पूरे उपकरण से भी बदतर होते हैं। इतना ही नहीं, ये टाई फैंग का एकमात्र खजाना है, जबकि ली क्वी के पास 2 हैं। उनकी साधना के 2 स्तर समान हो सकते हैं, लेकिन टाई फैंग की मार्शल कौशल मैनुअल ली क्वी की तुलना में कमतर है। ये लड़ाई टाई फैंग हार जाएगा। किन जियाओ ने कहा, हालांकि वह हार जाएगा, लेकिन ये टाई फैंग एक क्षतिग्रस्त तलवार के साथ इतनी दूर तक पहुंचने में कामयाब रहा, ये भी आश्चर्यजनक है। यदि इस अगली लड़ाई में वह 20 चालें चलने में सफल हो गया तो मुझे सेना के मार्शल हॉल में पदोन्नत किया जा सकता है। जिंगसुआन, इस लड़ाई पर एक अच्छी नज़र डालें। आप भी शरीर परिवर्तन की 5वीं परत में प्रवेश करेंगे। यद्यपि आप महिलाओं के लिए एक विशेष मार्शल कौशल का अभ्यास करते हैं, लेकिन सभी प्राणी एक जैसे हैं, इसलिए यदि आप ध्यान से देखें तो यह आपकी मदद करेगा। किन जियाओ के आखिरी कुछ शब्द किन जिंगसुआन के लिए थे। उसने विनम्रता से सिर हिलाया और कहा, हाँ दादाजी। जैसे ही रेफरी ने मुकाबला शुरू करने का आदेश दिया, ली क्यू नामक वह व्यक्ति कई भयंकर प्रहारों के साथ आगे बढ़ा। उन्हें आशा थी कि युद्ध यथाशीघ्र समाप्त हो जाएगा। हर पहलू में उसे बढ़त हासिल थी। वह जितना जल्दी यह काम पूरा कर लेगा उतना अच्छा होगा। उन्होंने ली परिवार से प्राप्त गुप्त कौशल 5 पवित्र पर्वत कृपान कला का उपयोग करना शुरू कर दिया। इस प्रकार की तलवारबाजी इतनी जबरदस्त थी मानो कोई पहाड़ आपके ऊपर गिर रहा हो। प्रत्येक वार और प्रहार के साथ एक अतुलनीय रूप से प्रभावशाली शक्ति का भाव भी था। ये कम साधना स्तर वाले किसी भी व्यक्ति को तुरंत परास्त करने में सक्षम था। समान साधना के बावजूद इस प्रहार से बचाव करना कठिन था जो आप पर असंख्य पर्वतों की तरह टूट पड़ता था। अधिकांश लोग तो विध्वंसकारी भारी हमले के आगे घुटने टेक देंगे। जैसे ही ली क्वी ने अपनी कृपान उठाई, हवा सीटी की आवाज से भर गई, मानो पूरा ऑर्केस्ट्रा युद्ध गीत बजा रहा हो। उसके हाथ में जो कृपान थी वह 500 जिन्स की थी। ये 5 पवित्र पर्वत कृपान कला की जबरदस्त शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए एकदम सही संयोजन था। यदि दुश्मन के हथियार की गुणवत्ता कम थी तो हथियार आसानी से टूटकर बिखर जाएगा। टाई फैंग ने ली क्वी को नीचे आते देखा और उसकी आंखें सख्त हो गईं। उसका रंग बदल गया। वह ली क्वी की गुप्त चाल के बारे में जानता था। उसने अपनी कमर झुकाई और अपने पैरों को स्थिर किया। दोनों हाथों से टूटी हुई तलवार को पकड़ते हुए उसके शरीर से अशांत सच्चे सार की बाढ़ फूट पड़ी जो तलवार के ब्लेड में भर गई। ली क्वी के जबरदस्त प्रहार का सामना करते हुए वह केवल अपनी पूरी ताकत के साथ उसका सामना कर सकता था। लेकिन जैसे ही टाई फैंग ने अपनी असली आत्मा तलवार में डाली, उसका दिल हल्का सा धड़क उठा। सच्चा सार ऐसे बह रहा था जैसे मानो वह पहले से कहीं अधिक सहज हो। टाई फैंग के पास ये तलवार कई महीनों से थी। इससे पहले जब वह अपना असली सार ब्लेड में डालता था तो ऐसा लगता था जैसे किसी नाले में पानी डाल दिया गया हो। तलवार अधिक वास्तविक सार को अवशोषित नहीं कर सकी और वास्तव में बहुत कुछ बर्बाद हो गया।
लेकिन इस बार ब्लेड एक भंवरदार धारा की तरह उसके असली सार को चूस रहा था। अवशोषण की सहजता अतुलनीय थी और बर्बादी का एक भी एहसास नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? टाई फैंग के पास सोचने का कोई समय नहीं था क्योंकि ली क्वी की कृपाण उस पर गिर रही थी, इसलिए वह बस चिल्लाया और अपनी तलवार को ऊपर की ओर काट दिया। अपने सामान्य निम्न श्रेणी के सैन्य मार्शल कौशल टोटल एनिहिलेशन स्ट्राइक के साथ वह ली क्यूई के गुप्त उच्च स्तरीय मार्शल कौशल से मिला, जो उसके परिवार के माध्यम से पारित हुआ था। 5 पवित्र पर्वत कृपाण कला। उनके ब्लेड टकराए और एक जोरदार विस्फोट से हवा भर गई। वास्तविक सार की टक्कर से हवा में विस्फोट हो गया और उस क्षेत्र का फर्श टूटकर बिखर गया। ली क्वी को 3 या 4 फीट पीछे जाने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन टाई फैंग को भी कुछ कदम पीछे जाने पर मजबूर होना पड़ा। बराबरी का मिलान। टाई फैंग ने हौंकते हुए अपने हाथ में ब्लेड को देखा। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। उसने पहले कभी ली क्वी के साथ लड़ाई नहीं की थी और केवल उसके बारे में सुना था। अब उस प्रहार के बाद उसे अंततः एहसास हुआ कि यह आदमी सचमुच कितना भयभीत था। इससे पहले उसे कुछ हल्की चोटें लगी होंगी, लेकिन वह अपनी तलवार को काबू में रखने में कामयाब नहीं हुआ था। वह पूर्ण निश्चय से जानता था कि उसकी अपनी शक्ति नहीं बढ़ी है, बल्कि उसकी तलवार बदल गई है। क्या ये कल के शिलालेख के कारण था? टाई फैंग को ये ठीक से समझ नहीं था कि शिलालेख कैसे काम करते हैं, लेकिन उन्हें पता था कि वे हथियारों को मजबूत कर सकते हैं। टाई फैंग ने सोचा कि शायद वे ब्लेड की तीक्ष्णता बढ़ा देंगे, लेकिन कल कई पेड़ों पर इसका परीक्षण करने के बाद उन्हें कुछ भी अलग महसूस नहीं हुआ, इसलिए वे निराश हो गए। उन्होंने कभी यह महसूस नहीं किया था कि शिलालेख तकनीक हथियार की ताकत बढ़ाने के लिए सच्चे सार का उपयोग करती है। क्या ये वास्तव में एक प्रशिक्षु का शिलालेख प्रतीक था? यह इतना भयंकर कैसे हो सकता है? यद्यपि वह अधिकांश शिलालेखों के मूल्य को नहीं समझता था, फिर भी उसके हृदय में ये बात पूरी तरह से विदित थी कि इतनी शक्ति और इतने शक्तिशाली प्रभाव के साथ इस शिलालेख को केवल 100 स्वर्ण टेल से खरीदा नहीं जा सकता था। एक टक्कर से ही ली क्वी वास्तविकता में वापस आ गई थी। इस आदमी ने उस टूटे हुए ब्लेड से अपनी कृपाण का वार झेल लिया था और वह और भी ऊपर आ गया था, शायद और भी ऊपर। यह आदमी भयानक था। अच्छा, किन जियाओ ने प्रशंसा करते हुए कहा। साधारण सेना का मार्शल कौशल एक टूटे हुए ब्लेड के साथ ली क्यू के 5 पवित्र पर्वत कृपाण कौशल को दूर रखने में सक्षम था। ये टाई फैंग अच्छा है, बहुत अच्छा। मिस्टर मुई, आप क्या सोचते हैं? मुई ने अपनी बाहें सिकोड़ लीं और उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। यद्यपि उनकी और किन शियाओं की साधना का स्तर लगभग समान था, फिर भी वह एक शिलालेख मास्टर भी थे, इसलिए खजाने के बारे में उनकी समझ स्वाभाविक रूप से किन शियाओं से अधिक थी। कुछ क्षण पहले हुए उस संक्षिप्त प्रहार में उसने स्पष्ट रूप से देखा कि टाई फैंग का टूटा हुआ ब्लेड ली क्वी की कृपाण से किसी भी तरह से कम अद्भुत नहीं था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उस ब्लेड से निकले असली सार ने उसे भी चौंका दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्षतिग्रस्त ब्लेड को देखकर वह समझ गया कि यह कोई उच्च श्रेणी का खजाना नहीं था। क्या यह किसी शिलालेख के प्रतीक के कारण हो सकता है? टकराना? जैसा कि मिस्टर मुई सोच रहे थे, टाई फैंग और ली क्यू एक बार फिर चिंगारी की चमकदार बौछार के साथ टकरा गए। वे दोनों ही हिंसक और क्रूर योद्धा थे। उनकी प्रत्येक चाल का दूसरे चाल से सीधा मुकाबला होता था, लेकिन टाई फैंग ने ली क्यूई से बराबरी करने के लिए एक टूटी हुई तलवार पर भरोसा किया, और यहाँ तक कि उसकी तलवार से निकलने वाले सच्चे सार की चमक ली क्यूई की कृपाण से कहीं अधिक थी। अगली झड़प में ली क्वी ने एक लापरवाही भरी गलती की और टाई फैंग की तलवार से खरोंच खा गया। हालांकि ली क्वी का कवच भी एक दुर्लभ खजाना था, लेकिन विपक्ष की तलवार में एक खतरनाक सच्चा सार था जो उसके शरीर में व्याप्त था और उसके माध्यम से छेद कर रहा था। ली क्वी का चेहरा तुरंत राख जैसा सफेद हो गया और वह लगभग मुंह भर खून थूकने ही वाला था। यहाँ तक कि किन जियो ने भी देखा कि तलवार अजीब थी। उसने मुई की ओर देखा और कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उस तलवार को कम करके आंका था। मानव चरण में ये खजाने की कौन सी श्रेणी होगी? मुई ने जवाब दिया, यह निश्चित रूप से मानव चरण के भीतर एक निम्न श्रेणी का खजाना है। उसने अपनी उंगलियों को अपने हाथ के आराम पर टैप किया क्योंकि वह सोच रहा था कि संभावित कारण क्या था। इस समय किन शिंगक्सुआन, जो युद्ध को ध्यान से देख रही थी, ने अपना मुंह खोला और कहा, गुरु, शायद इस खजाने पर किसी महान शिलालेख गुरु द्वारा कोई प्रतीक उत्कीर्ण किया गया हो। मुई ने कहा, मुझे भी इस बात का संदेह है। मैं सोच रहा था कि यह किस मास्टर की कुशलता होगी। भले ही तलवार पहले से ही इस अवस्था में क्षतिग्रस्त हो, फिर भी उसे इतनी शक्ति प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। जैसे जैसे वे आपस में बात कर रहे थे, मंच पर लड़ाई अपने चरम पर पहुंच रही थी। ली क्वी घायल हो गया था और अब वह कुछ भी रोक नहीं सकता था। अब समय आ गया था 5 पवित्र पर्वत कृपाण कौशल के छठे प्रकार का उपयोग करने का। उसने अभी अभी यह कौशल सीखा था और इसे अंतिम मुकाबले में अपनी घातक चाल के रूप में बचा कर रखा था, लेकिन अभी उसके पास इसका उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, अन्यथा उसे हार का सामना करना पड़ता। ली क्वी ने अपनी कृपाण को अपनी छाती पर रखा और उसके भीतर का सच्चा सार गड़गड़ाने लगा। जैसे उसने कहा, टाई फैंग, मैं आपकी ताकत को स्वीकार करता हूँ। आप एक सच्चे गुरु हैं। अपने साधारण युद्ध कौशल से आपने मुझे मेरे गौरव को ठेस पहुंचाने के बिंदु तक धकेल दिया है और मुझे सबसे शक्तिशाली प्रहार करने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन अब ये खत्म हो गया। मेरे अंतिम प्रहार का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। काला अजगर पहाड़ों से उतरेगा। ली क्वी ने चिल्लाते हुए अपना पूरा सच्चा सार अपनी तलवार में उड़ेल दिया। काली कृपाण अचानक एक चमकदार और अभिमानी नारंगी रोशनी से चमक उठी।
लिक्वी ने कृपान को अपने सिर के ऊपर उठाया और टाई फैंग पर निशाना साधा, फिर एक भयंकर विभाजन में नीचे की ओर वार किया। उसी समय हवा में कई भयावह और धुंधली छायाएं उभर आईं। ये काले ड्रैगन के पंजे थे। वह पहले से ही काले ड्रैगन के शेड बनाने में कामयाब हो गया है। ये लिक्यू वास्तव में ली परिवार की कृपान कला में निपुण है। टाई फैंग के लिए इस हमले का विरोध करना असंभव होगा। जैसे ही काला ड्रैगन उसकी ओर बढ़ा, टाई फैंग को पता था कि यह लिक्वी की सबसे मजबूत चाल थी। यद्यपि काले ड्रैगन में ऐसी ऊर्जा थी जो अधिकांश योद्धाओं को भयभीत कर देती, इस समय टाई फैंग को अपने दिल में कुछ भी महसूस नहीं हुआ सिवाय एक अतुलनीय शांति के। बिना किसी डर के उसने अपनी तलवार दोनों हाथों से पकड़ ली। वह तलवार से आती हुई लड़ाई की गहरी ताकत को महसूस कर सकता था, जैसे वह उसका कोई पुराना दोस्त हो। भाड़ में जाए तेरी माँ, आपको लगता है कि आप जीत गए हैं, लेकिन मैं विजेता होऊंगा। टाई फैंग के दिल ने सभी अनावश्यक विचारों को त्याग दिया। उसने एक जबरदस्त दहाड़ लगाई जिससे हवा फट गई और उसकी तलवार में बची हुई सारी सच्ची आत्मा समा गई। ब्लेड का असली सार अपनी चरम सीमा तक संकुचित हो चुका था। इस समय यह अचानक भारी शक्ति के साथ फट गया। उस तलवार से ज्वालामुखीय सार फूटने पर सभी डिग्री से एक चमकदार उज्ज्वल प्रकाश उत्सर्जित हुआ। यह एक चमकदार इंद्रधनुष में बदल गया जो एक धधकते उल्का की तरह सीधे काले ड्रैगन की छाया में आगे की ओर बढ़ गया। सारे विरोधों को परास्त करते हुए, सारे शत्रुओं को परास्त करते हुए, सारी सृष्टि को परास्त करते हुए। ये ओवेमिंग रून का कौशल था, तत्काल हिंसक प्रहार, टकराना। वहां एक बड़ा विस्फोट हुआ और अकल्पनीय घटना घटित हुई। टाई फैंग के ब्लेड से काले ड्रैगन शेड को आधा काट दिया गया था। लिक्वी को खून थूकते हुए एक चीतड़े वाली गुड़िया की तरह मंच से उल्टा फेंक दिया गया। ये दृश्य देखकर किन जियाओ की आंखें चमक उठी। सच्चा सार वास्तविकता में संघनित हो गया था। ये कैसे संभव हुआ? वह चमकदार प्रकाश स्पष्ट रूप से सच्चा सार था, लेकिन उस तरह के सच्चे सार का उपयोग करने के लिए मार्शल कलाकारों के लिए कम से कम पल संक्षेपण अवधि की आवश्यकता थी। टाई फैंग केवल हड्डी फोर्जिंग सीमा पर था, तो कैसे? इस समय मैदान पर जैसे ही लिक्वी को मंच से नीचे गिराया गया, टाई फैंग अपने घुटनों पर गिर गया। उसका असली सार पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वह घुटनों के बल बैठकर इस तलवार का सहारा ले रहा था। दोनों आंखें शिलालेख के प्रतीक से निकलती लपटों को श्रद्धापूर्वक देख रही थीं। ये प्रतीक, क्या इससे उसे स्वयं मदद मिली? उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और 1 इंच चौड़े लौ के शिलालेख को धीरे से सहलाया। शिलालेख से लगातार लड़ाकू भावना की धारा प्रवाहित होती थी और टाई फैंग को इसके साथ बहुत करीबी, लगभग पारिवारिक बंधन महसूस होता था। रेफरी मंच पर आए और टाई फैंग की जीत की घोषणा की। यह एक आश्चर्यजनक उलटफेर था। प्रतिभाशाली और उभरते सितारे लिक्यू को टाई फैंग ने हरा दिया था। किन जियाओ ने टाई फैंग को गहराई से देखा और मुई से कहा, ऐसा लगता है कि मैं अभी सही था। सच्चे सार का स्वरूप कैसे बदल गया? टाई फैंग ने यह कैसे किया? यह संभवतः कोई मार्शल कौशल नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है। मुई ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में सदमे के भाव दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये शिलालेख प्रतीक का कौशल है। शिलालेख सच्चे सार के प्रवाह को बदल सकते थे और कौशल भेज सकते थे। आकाश भाग्य साम्राज्य में ऐसी सभी तकनीकें लगभग खो गई हैं। शिलालेख का कौशल। किन जियाओ दंग रह गया। वह शिलालेख कला को पूरी तरह से नहीं समझता था, लेकिन उसने इसे पहले देखा था। 80 वर्ष पूर्व जब उन्होंने पूर्वी सूर्य देश से लड़ने के लिए सेना की कमान संभाली थी, तब उन्होंने वहां के जनरलों से युद्ध किया था और उस समय शिलालेख प्रतीकों के कौशल को देखा था। ये सोचकर आश्चर्य हुआ कि 80 वर्ष के बाद वह इसे एक बार फिर देख पाएंगे। उन्होंने इस पर सोचा और फिर एक सैनिक से कहा, आदेश दे दो, टाई फैंग को मुझसे मिलने बुलाओ। हाँ, टाई फैंग ने यह नहीं सोचा था कि मार्शल किन उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कहेंगे। ये सचमुच सबसे बड़ा सम्मान था। सामान्य परिस्थितियों में सैन्य अधिकारियों के पास मार्शल किन से सीधे मिलने की योग्यता नहीं थी। यद्यपि वह अनगिनत जीवन मरण की स्थितियों से गुजर चुका था, लेकिन जैसे ही उसने मार्शल को देखा, दबाव की एक अत्यंत भारी लहर ने उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, टाई फैंग मार्शल का अभिवादन करता है। खड़े हो जाओ। किन जियाओ ने हाथ हिलाया। मैंने तुम्हें एक प्रश्न पूछने के लिए यहाँ बुलाया है। तुम्हारी तलवार कहाँ से आई? मार्शल को रिपोर्ट करते हुए बताया कि 3 महीने पहले एक लड़ाई के बाद इसे दुश्मन से छीन लिया गया था। ओह, मुझे एक नज़र देखने दो। हाँ, टाई फैंग ने अपनी तलवार पेश की। किन जियाओ ने ब्लेड पर अपनी उंगली फड़फड़ाई, जिससे हवा में एक स्पष्ट ध्वनि गूंज उठी। यद्यपि यह काफी लंबा था, फिर भी वह बता सकता था कि इसमें कुछ असामंजस्य का भाव था। तलवार अच्छी थी, लेकिन टूटी हुई थी। किन जियाओ ने मुई को तलवार दिखाई। मुई ने तलवार अपने हाथ में पकड़ ली और अपनी निगाहें ज्वाला की नक्काशी पर टिका दी। उसने हाथ बढ़ाकर शिलालेख को छुआ। जैसे ही उसने आत्मिक शक्ति का अनुभव किया, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। मुई बहुत देर तक स्थिर खड़ी रही। उसने एक भी शब्द नहीं कहा था, लेकिन किन जियो धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। काफी समय बीतने के बाद मुई ने अंततः अपनी आंखें खोली। वह मुड़ा और किन जिंगसुआन को उसे पकड़ने दिया। उसके लिए इसमें से कुछ भी बता पाना असंभव था, लेकिन वह केवल ये चाहता था कि वह इस मास्टर के काम को महसूस कर सके। किन शिंगक्सुआन ने तलवार को अपने शरीर पर रखा और अपनी आत्मा को ज्वाला के उत्कीर्ण प्रतीक में डुबो दिया। क्योंकि वह इतनी केंद्रित थी, उसकी सुंदर बाहें धीरे से हिलने से खुद को नहीं रोक सकी। कैसा है? मुई ने किन जिंगसुआन से पूछा। किन शिंगक्सुआन ने उत्तर दिया, शिंगक्सुआन की प्रतिभा बहुत खराब है।
मुझे केवल यह महसूस हुआ कि यह अतुलनीय रहस्यमय प्रतीकों और रेखाओं से भरा हुआ था। ये किसी गुरु के हाथ से निकलनी चाहिए। मुई ने कहा, यह सामान्य बात है कि कुछ नहीं बता पाना। शिलालेख समाप्त होने के बाद गुप्त प्रतीक और रून खजाने में छिपा दिए जाएंगे। इसे देख पाना कठिन है, विशेषकर जब शिलालेख इतना जटिल और पेचीदा हो। ये चौंकाने वाली बात है, लेकिन केवल तभी जब वहाँ और अधिक रहस्य हो तो मैं और अधिक रहस्यों का पता लगा सकता हूँ। मुई के ऐसा कहने के बाद टाई फैंग ने कहा, मार्शल को रिपोर्ट करते हुए टाई फैंग ने दुकान पर यह शिलालेख प्रतीक खरीदा। वहाँ बिक्री के लिए 2 किताबें थीं, लेकिन दुर्भाग्य से मैंने केवल एक ही खरीदी। अगर मास्टर मुई को ज़रूरत होगी तो मैं दुकान पर जाकर दूसरा खरीद लूँगा। हम किन जियाओ चौका, तुमने ये शिलालेख खरीदा है? यह मूलतः तलवार पर नहीं था? हाँ, मैंने इसे कल स्वयं उकेरा है। मुई ने टाई फैंग की बातें सुनी और तुरंत उत्साहित हो गई। उसने पूछा, तुमने इसे कहाँ से खरीदा? शहर का चौक, नगर चौक। मुई रुक गया। उनके अनुसार वहाँ का सामान अधिकतम 1 या 200 स्वर्ण टाइल का था। वे एक शिलालेख प्रतीक कैसे बेचेंगे? इसके अलावा टाई फैंग की पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए वह इसे कैसे खरीद पाएंगे? इसलिए मुई ने कुछ संदेह के साथ कहा, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपका परिवार साधारण है। आपने इतना महंगा शिलालेख कैसे खरीदा? टाई फैंग ने झिझकते हुए सच्चाई से कहा, यह है, जब मैंने इसे खरीदा था उस समय इसकी कीमत 100 स्वर्ण टाइल थी। अंततः मैं इसे वहन करने में सक्षम हो गया। 100? ये कितने का था? आमतौर पर शांत रहने वाले मुई की आंखें तश्तरी की तरह फैल गईं और वह हौंफने लगा। 100 स्वर्ण टाइल, ये 100 स्वर्ण टाइल में बिका।